गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? वही उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मयंक सर आप लोगों के लिए जो अपन ने एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बायो पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज सीक्वेंस चला रखी है, उसी सीक्वेंस में बच्चों अपन ने वैसे तो 2014 से 2014 से 19 तक के पेपर आप लोगों के लिए सोल्व करवा दिए हैं। और एक दिन मैंने बोला भी था बच्चों की बीच बीच में मैं आपको एनटीए के कुछ पेपर भी सोल्व करवाऊंगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले अभ्यास पेपर आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी अपन कुछ सोल्व करेंगे। कुछ अच्छे पेपर जिनमें अच्छे क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं बीच में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। हालांकि एनटीए वाले पेपर में बच्चों थोड़ा सा टाइम टेक्निकली ज़्यादा लगता है, बिकॉज इन पेपर का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर कंप्यूटर में करो, थोड़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं जब आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ हमने भी कमर तो कसी हुई है ना, तो बिल्कुल जितने मेरे से बन पड़ेंगे बच्चों, एनटीए के पेपर भी मैं आपको बीच में सोल्व कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस एनटीए के पेपर में पूरी बायोलॉजी ही आप लोगों के लिए अपन सोल्व करें। तो उसी सीक्वेंस में बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एनटीए का 65 नंबर का जो पेपर है, टेस्ट है, उसका बायोलॉजी का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो करें बच्चों उसको स्टार्ट, तैयार हैं आप? चलो, तो 65 नंबर एनटीए का जो पेपर है उसमें बायो का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोगों के लिए बच्चों सामने दिख रहा है आपको क्या? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगला आपसे करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रियोन डिजीज। देखियो बच्चों, प्रियोन, जब अपन ने लास्ट एग्जाम नीट वाले पेपर सोल्व कर रहे थे तो वहां भी मैं बता रहा था आपको, ये देखो 3 वर्ड लिख रहा हूं मैं, प्रियोन, वायरोइड्स और वायरस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल बच्चों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रियोन की स्ट्रक्चर से आ गया, वायरोइड से आ गया, वायरस से आ गया, इनकी डिजीज से कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया। तो पहला ही क्वेश्चन आपको प्रियोन से कनेक्ट मिल गया यहाँ। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रियोन डिजीज दैट अफेक्ट्स शिप इज क्रेटोफेल्ड्स-जैकब डिजीज। अब ये जो बच्चों है क्रेटोफेल्ड्स-जैकब डिजीज, ये शिप से कनेक्टेड नहीं है, भेड़ से कनेक्टेड नहीं है, ये ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज है। ध्यान है, आती भी है। और इसमें, इस डिजीज में ह्यूमन में बच्चों अपना जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालती है। ब्रेन डीजेनरेटिव, नर्वस सिस्टम को डीजेनरेट करती है, उसे धीरे धीरे इनएक्टिव करती है। तो ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज है। हाँ, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्रियोन ही होता है। डिजीज होती प्रियोन से, बट गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये शिप में नहीं होती। शिप में तो एक दूसरा नाम बच्चों आता है स्क्रेपी डिजीज। शिप में तो कौन सी करता है? स्क्रेपी। शिप, ऐसे शिप और ऐसे स्क्रेपी, भेड़ और बकरियों में स्क्रेपी डिजीज होती है। हालांकि स्क्रेपी डिजीज में भी बच्चों नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, बट वो शिप और गोट से कनेक्टेड। ये जो लिखा हुआ है क्रेटोफेल्ड्स-जैकब डिजीज, ये ह्यूमन से रिलेटेड बच्चों होती है। अब वही प्रियोन्स की जब बात चल पड़ी है तो डिस्कवर्ड बाई, वो साइंटिस्ट भी याद रख सकते हो, ब्रूजिनर ने डिस्कवर किया था। अमेरिकन बच्चों साइंटिस्ट थे और इनको इस डिस्कवरी के लिए 1997 में क्या लेकर चले गए थे? 1 नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज में मिला था प्रियोन्स डिस्कवरी के लिए। ये 1997 बच्चों, ये वही सन है जो आप बायोटेक में भी पढ़ते हो। बायोटेक में 1997 में वो कौन सी गाय? रोजी काऊ, ट्रांसजेनिक थी ना रोजी काऊ, जिसके मिल्क में वही अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। क्लियर? एक लीटर में 2.4 अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, वही बच्चों। चलो, सेकंड तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, ए प्रियोन इज ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन में तो प्रोटीन के साथ बच्चों कार्बोहाइड्रेट, ये ओनली प्रोटीन होते हैं। प्रियोन अटैक नर्वस सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। सही बात है, ये जो डिजीज है नर्वस से ही कनेक्टेड है। स्क्रेपी भी बच्चों किससे है? नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड डिजीज। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? सी जो स्टेटमेंट है बच्चों वो इसमें कैसा हुआ? करेक्ट। बाकी ए और बी यहाँ क्या है? रॉन्ग। तो अपना आंसर आ गया सेकंड, सी ओनली। क्लियर? तो सेकंड मतलब बी इनमें वैसे मेंशन कर रखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके इवोल्यूशन से कनेक्टेड बच्चों, इवोल्यूशन से।
द डायनासोर एरा एंड मिलियंस ईयर बिफोर। अब देखो ये वैसे बच्चों जो दे रखी है यहाँ पे अपने को मिलियंस ईयर, ये वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस पे अपन थोड़ा सा दिमाग यूज करके बच्चों उनको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि जनरली इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, इसमें जरूर एनडीए में थोड़े से क्वेश्चन अपने को हटके मिलेंगे, फिर भी अपन उनको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब अपने को डायनासोर एरा पता है ना कि एरा, पीरियड, एपोक 3 होते हैं बच्चों। डायनासोर का जो एरा था वो कौन सा था? मीजोजोइक एरा, सुना नाम अपन ने। अब मीजोजोइक एरा में बच्चों 3 पीरियड बता रखे हैं, कौन कौन से सीक्वेंस में? फर्स्ट ट्राइजिक, जुरासिक, एक क्रिटेशियस। 3 पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा, TJC, इसी सीक्वेंस में। अब बच्चों ध्यान ये रखना है कि अपन मीजोजोइक एरा को डायनासोर के रेफरेंस में याद रख लेते हैं। तो ट्राइजिक में तो डायनासोर इवोल्व हुए, ओरिजिन मान लो। डायनासोर कब आए? ट्राइजिक में। जुरासिक में डायनासोर अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचे, मैक्सिमम थे, और क्रिटेशियस के लास्ट तक आते आते बच्चों डायनासोर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी देखते हैं अपन वो डायनासोर पे बेस्ड है, तो जुरासिक यहीं से नाम उठाया। उस टाइम डायनासोर खूब थे, क्लाइमैक्स पे थे बच्चों। तो ट्राइजिक में डायनासोर का ओरिजिन हुआ, जुरासिक में क्लाइमैक्स पे आए, क्रिटेशियस तक आते आते वो एक्सटिंक्ट हो गए। एनसीईआरटी में दे रखा है कि डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है बच्चों वो 60 मिलियन ईयर्स एगो, 60 मिलियन ईयर्स एगो, और वो भी क्रिटेशियस के लास्ट तक आते आते एक्सटिंक्ट हुए 60 मिलियन। अब उससे अपन कंसीडर कर लें, मिलियन ईयर एगो दिख रहा है आपको 175, 225, 125, तो बात सीधी सी है, सबसे पहले इनमें कौन सा एरा होगा? सीक्वेंस लगा लो, सबसे पहले ट्राइजिक था, फिर जुरासिक था, फिर क्रिटेशियस था। तो देख लियो, सबसे पहले इन तीनों में से ट्राइजिक के लिए रख सकते हैं 225 मिलियन ईयर एगो, सबसे पहले हमारे पास आएगा तो मिलियन ईयर कम होते जाएंगे। देन जुरासिक के लिए बच्चों इससे कम 175, और क्रिटेशियस आ गए 125। क्लियर? और क्रिटेशियस में बच्चों थोड़ा सा याद रख लेना, क्रिटेशियस के लास्ट तक आते आते डायनासोर क्या हुए थे? एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट कब हो गए थे? 65 मिलियन ईयर्स एगो हो जाएगा। तो हल्का सा दिमाग लगा कि हमें पता है कि पहले ट्राइजिक था, फिर जुरासिक था, फिर क्रिटेशियस था। क्लियर? इवोल्यूशन से कनेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अपन मेज द कॉलम का, प्लांट फिजियो से कनेक्ट अपन कर सकते हैं। 3 बच्चों अपने को कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैच द कॉलम का सीधा सा इनका क्या रोल होता है ये तो मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। कॉपर का रोल बच्चों अपने को पता है, रेडॉक्स रिएक्शन, वही साइटोक्रोम वालों में सब में कॉपर प्रेजेंट होता ही है। और जो बोरोन है ये भी आता है, पोलन जर्मिनेशन में बोरोन का रोल रहता है। और बच्चों जिंक, जिंक का रोल कहाँ? ऑक्सीन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन में जिंक का रोल। अपने में भी जिंक इंपॉर्टेंट है, वो जो एंजाइम होता है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसमें भी बच्चों कौन? जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी कौन? जिंक। तो कॉपर, रेडॉक्स रिएक्शन, बोरोन, पोलन जर्मिनेशन, और जिंक का रोल ऑक्सीन के सिंथेसाइज में। इंडोल एसिटिक एसिड जिसमें एक एमिनो एसिड भी यूज होता है, सोचो इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है, जो इसेंशियल एमिनो एसिड है, लगाना दिमाग, भेजा यूज करो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे फिर से इवोल्यूशन का, और इवोल्यूशन में बच्चों वो जो नेचुरल सिलेक्शन वाले ग्राफ दे रखे हैं ना उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, लगभग फिक्स ही हो गया है। वो 3 टाइप के आते हैं ना, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, स्थायीकारी, दिशात्मक और विदारक, उसी का क्वेश्चन है। द नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्ट अगेंस्ट चेंज इन द फॉर्म एंड कीप द पॉपुलेशन कांस्टेंट थ्रू द टाइम इज। सीधी सी बात क्या कह रहा है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन के बच्चों 3 टाइप के हैं, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो स्टेबिलाइजिंग नाम से देखो, स्टेबिलाइजिंग का मतलब स्थायी, स्थिर। अगर बच्चों बताते हैं कि भाई नेचर में चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है, फिक्स हो गई है विदाउट एनी चेंज, तब जो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप होगा वो स्टेबिलाइजिंग है, विदाउट चेंजेस। जब चेंजेस नहीं आ रहा है तो रेट ऑफ इवोल्यूशन भी स्लो होगी ना, क्योंकि इवोल्यूशन तो क्या बोलता है? रेगुलर आने वाले चेंजेस। अगर अपना कर्व एक डायरेक्शन में टिल्ट करता है देन वी कॉल डायरेक्शनल। स्टेबिलाइजिंग में तो उसी में ऊपर चलेगा।
अगर मिड से साइड में टिल्ट कर गया तो डायरेक्शनल आ गया बच्चों, और अगर वही दोनों को सिलेक्ट कर ले और दो पीक आपको दिखाई दे तो वो कौन सा हो जाएगा, डिसरप्टिव। तो यहां क्या कर रहा है देखो, द नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्ट अगेंस्ट द चेंज, चेंज के अगेंस्ट होता है, परिवर्तन का विरोध करता है, स्टेबल रहता है, कीप द पॉपुलेशन कांस्टेंट, तो वो कौन सा हो गया, ये लो स्टेबिलाइजिंग हो गया, स्थिर हो गया, और उसमें जो वैल्यू बी वाली है वो बढ़ती रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कर्व वाला बच्चों ध्यान रख लेना, मैं स्टार लगा रहा हूं, इससे कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं नेचुरल सिलेक्शन के कर्व से। अगला क्वेश्चन, एंजाइम के रेफरेंस में बच्चों बायोमोलिक्यूल का, एंजाइम से भी हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है, आपकी 11th एनसीईआरटी का 9th चैप्टर क्या कर रहा है, विद रेफरेंस टू एंजाइम टर्न ओवर नंबर मीन्स TON, टर्न ओवर नंबर का मीन क्या था, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल बच्चों किस में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोडक्ट में, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन वो एक लाइन आती है ना, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन कितने टाइम में, इन ए मिनट, वो मिनट के रेफरेंस में बच्चों हम यूज करते हैं टर्नओवर नंबर। तो देख लो, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल दैट ए मोलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर आवर, आवर से गलत हो गया, प्रति घंटे में नहीं, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल दैट ए मोलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड, सेकंड नहीं होगा, ये रहा बच्चों पर मिनट, मिनट में कितना कन्वर्ट हो रहा है उसे अपन बोल देंगे टर्न ओवर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, फिर से इवोल्यूशन का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे बच्चों, Which of the following is an incorrect statement, इनकरेक्ट आ रहा है, मैं कहता हूं बार बार आपको, करेक्ट इनकरेक्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ ना तो उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर लिया करो पेन पेंसिल से, ध्यान रहे आपसे अगला पूछ क्या रहा है। क्लियर? तो पहला, डार्विन फिंच शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यही बच्चों क्लियर हो गया। डार्विन की फिंच, वही डार्विन जिसने गैलापागोस आइलैंड पे बच्चों काम किया था, विजिट किया था। डार्विन की फिंच इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसका आती है, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण, नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन करती है। डार्विन की फिंच कई चीजों के लिए बच्चों, डार्विन थाई नेचुरल सिलेक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन फिंच वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन को भी एक्सप्लेन करती है। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, कई चीजों का एक ही बच्चों, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, भिन्न देशीय जाति उद्भवन को भी एक्सप्लेन करती है। एक जगह से अलग अलग आइलैंड पे जाके उन्होंने नई स्पीसीज को इवोल्व कर दिया था। ओरिजिनल तो वो सीड ईटिंग थी ना, बीज खाने वाली, फिर उनकी बीक चोंच में चेंजेस आते गए, वही सब। तो ये कन्वर्जेंट का थोड़ी है, अभी सारी थोड़ी होता है, तो एडेप्टिव रेडिएशन है। एडेप्टिव का मतलब डाइवर्जेंट है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, आगे और चल लेते हैं। होमो इरेक्टस इवोल्व्ड अर्लियर देन होमो सेपियन, बिल्कुल होमो सेपियन से पहले कौन आए हैं बच्चों, होमो इरेक्टस आए हैं, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, फिर होमो सेपियन, सही है। होमो सेपियन अपीयर्ड इन अफ्रीकन, बिल्कुल अफ्रीकन ग्रासलैंड, अफ्रीका से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, होमो सेपियन का। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल, आर्कियोप्टेरिक्स आ गया ना, बर्ड्स, ऐसा बर्ड जिसकी बीक में टिथ, वो दांत थे, तो ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक। हालांकि बच्चों कनेक्टिंग की बजाय ज्यादा सही वर्ड क्या रहता है, मिसिंग लिंक, विलुप्त कड़ी, बिकॉज आर्कियोप्टेरिक्स फिलहाल एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है। क्लियर? इसको लिजार्ड बर्ड भी बोलते हैं अपन, छिपकली पक्षी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो आंसर आ गया ए स्टेटमेंट इसमें कैसा है, इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम क्लास, कौन सा ऐसे एग्जाम्पल है जो एक ही वर्ग सेम क्लास से कनेक्टेड है। पहला म्यूकर, अल्टरनेरिया एंड ईस्ट, ये यूनिसेलुलर फंजाई, ये इसकी डिफर क्लास होगी, सेम से नहीं है। मोरकेला, मोरेल्स बच्चों, मोरेल्स भी बोलते हैं क्या इसको, हाँ। ट्रफेल्स, ये तो एडिबल हो गया ना, कौन सी फंजाई है, एडिबल फंजाई, खाने योग्य कवक हो गए। और सैकेरोमाइसीज सेम ही हो गए। तो इन तीनों की सेम क्लास है, और वो सेम क्लास कौन सी हुई, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज से आ गई।
एस्परजिलस ये वो बेसिडी और अलग अलग क्लासेस के मेंबर है। तो मोर्सेला, ट्रुफेल्स एंड सैकेरोमाइसिस सेम क्लास एस्कोमाइसिटीज के हैं, और ट्रुफेल्स और बच्चों मोरकेला जिसको मोरल्स भी बोलते हैं वो कैसी होगी, एडिबल फंजाई, खाने योग्य फंजाई। इसलिए एक लाइन आती है ना कि पीछे प्रीवियस ईयर नीट वाले में एक लाइन आई हुई है कि सारे फंगस टॉक्सिक या पॉइजनस नहीं होते, कुछ एडिबल भी होते हैं, ये उन्हीं के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो आंसर इसमें सेकंड बी। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लो, एनसीईआरटी में दे रखे हैं 2 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले, पीछे मैरस्मास एंड क्वाशियोरकोर, याद आएगा छोटे बच्चों वाले मैरस्मास एंड क्वाशियोरकोर, उसी का बच्चों क्वेश्चन है। प्रोटीन डेफिशिएंसी से लो पहला ही आ गया, मैरस्मास, impaired mental problem, hair loss, abnormal blood coagulation, deep vein thrombosis, वेन में बच्चों क्लोट बन जाते हैं, हेयर प्रॉब्लम, abnormal blood coagulation हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम, वो फिजिकली मेंटली बच्चा वीक हो सकता है अगर छोटे बच्चे में, इन्फेंट में किसकी डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन की। और थोड़ा बड़ा हो जाए तब बच्चों को क्वाशियोरकोर भी अपन इसमें टर्म यूज कर लेते हैं। तो मैरस्मास है, दे रखा है पीछे। गोइटर ये तो घेंगा हो गया, घेंगा तो अपने को पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस बच्चों ये वो था क्या, ऑटो इम्यून डिजीज, स्वप्रतिरक्षी विकार। लिम्फोमा, ओमा जहां पीछे लग गया, वर्ड के पीछे क्या लगा, ओमा, वो बच्चों क्या होता है, कैंसर। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर प्रोटीन की गड़बड़ी से आया, तो कौन सा गया, फर्स्ट गया ए। अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का, वेक्टर दिख रहा है अपने को, प्लाज्मिड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम गिवन बिलो। तो यहां बच्चों ये लिख रखा है सिलेक्टेबल मार्कर, थोड़े से छोटे वर्ड दिख रहे हैं, ये प्रमोटर लिखा हुआ है यहां, ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ये ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक वेक्टर आपको दिख रहा है अपने एनसीईआरटी में PBR 322 का डायग्राम दे रखा है। तो सिलेक्टेबल मार्कर तो वो हो गए ना, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले, लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, वो गए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट बच्चों ये वो अलग अलग एंजाइम, अलग अलग एंडोन्यूक्लियस की साइट होती है, जैसे EcoR फर्स्ट आ गया, हाइंड सेकंड आ गया, जहां कट लगाया जाएगा। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो हो गया जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। प्रमोटर, ये देखो प्रमोटर आप कैसे याद रख सकते हो बच्चों, लेकोपेरोन याद आया, लेकोपेरोन में एक P वर्ड हम लिखते हैं, IPO आता ना, P प्रमोटर होता है, प्रमोटर का मतलब प्रमोट करने वाला, चलाने वाला। तो जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो फाइनली प्रमोटर से जुड़ता है बच्चों। और एक तरह से जो प्रमोटर होता है ये रेगुलेटर जीन होती है, रेगुलेटर इसलिए होती है कि उस डीएनए को, ये ओपेरोन एक डीएनए का सेगमेंट है, प्लाज्मिड भी तो एक डीएनए का क्या है, सेगमेंट ही तो है। रेगुलेटर एक तरह से उस पर्टिकुलर डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। एक्सप्रेशन समझ गए ना, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तभी ऑपरेटर से स्ट्रक्चरल जीन को ऑर्डर मिलेगा। स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होने का मतलब वो पहले आरएनए बनाएगी, आरएनए से क्या बना देगी, प्रोटीन एंजाइम। तो जीन से फाइनली प्रोटीन का बनना ही बच्चों, जीन का क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। और उसे कंट्रोल करने के लिए वहां कौन है, प्रमोटर। तो रेगुलेटर की तरह काम करता है और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है, लेकिन ध्यान रखना इस प्रमोटर को आप ओपेरोन से याद रख सकते हो। तो बच्चों इस प्रमोटर वाले वेक्टर में आ गया कि ये कैसा प्लाज्मिड है, एक्सप्रेसिबल प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो खुद को एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्यों, एक्सप्रेशन के लिए उसके पास कौन है, प्रमोटर, जो एक तरह से रेगुलेटर जीन है, नियामक जीन है, और वो पर्टिकुलर जीन डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, उसके प्रदर्शन को स्टिमुलेट भी बोल सकते हो, ये बच्चों करता है। तो इसमें आंसर फर्स्ट ही हो गया। ट्यूमर इंड्यूसिंग तो वो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, उसमें टीआई वाला, टी डीएनए वाली जीन होती है, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग है। इसमें वो जीन कहीं नहीं दिख रही। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाला, जिसको आप नेचुरल इंजीनियर भी बोलते हो, जिसको हम प्लांट के लिए, प्लांट अगर होस्ट हो तो उसको यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड। क्लियर, आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आया, हेलो, हेल्थ डिजीज से अगली एंटीबॉडी से कनेक्टेड क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी शो द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्लूटिनेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट
एग्लूटिनेशन, सबसे ज्यादा स्कंदन दर्शाने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है? तो इसको बच्चों देखो, अपने को पता ना, जब एंटीजन बाहर से आया तो आपने दो टाइप के रेस्पॉन्स बच्चों पढ़े हैं एनसीईआरटी में, प्राइमरी रेस्पॉन्स और एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स। दो होते हैं ना, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आएगा तो इम्यून सिस्टम जो भी रेस्पॉन्स शो करेगा वो तो प्राइमरी है, और प्राइमरी रेस्पॉन्स में आपको ध्यान हो तो बच्चों कौन सी एंटीबॉडी आएगी? आईजीएम। सेकेंडरी के टाइम एंटीबॉडी आती है आईजीजी, और सेकेंडरी अपने को पता है प्राइमरी के कंपेयर फास्ट होता है, इसको एनामनेस्टिक भी बोलते हैं, होता है ये चीज पता है अपने को। अब बच्चों प्राइमरी रेस्पॉन्स में आईजीएम आ रही है, क्यों? तो देखो आईजीएम क्या होती है बच्चों? सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। लार्जेस्ट इसलिए है कि आईजीएम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होती है? पेंटामर। पेंटा बोले तो इसमें कितनी आर्म्स हुई? 5। अब ऐसी सी स्ट्रक्चर बता सकते हैं ये बच्चों, ये लो, ये कौन? आईजीएम, पेंटामर। और हर आर्म्स के पास बच्चों ये वाली जो साइट होती है ना, जहां एंटीबॉडी किससे जुड़ती है? एंटीजन से। और एंटीजन बाइंडिंग साइट के लिए एक वर्ड आता है पैराटोप। इसको क्या बोलते हैं अपन? पैराटोप। पैराटोप वो साइट है जहां एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है, जुड़ता है, तभी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट होती है और वो उस एंटीजन को न्यूट्रल करेगा। तो ऐसे पैराटोप, चूंकि इसमें 5 आर्म्स होती है बच्चों, तो इसमें लगभग हर आर्म्स के पास 2 होते हैं, तो टोटल आईजीएम के पास 10 पैराटोप होते हैं। तो आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराटोप, सबसे ज्यादा पैराटोप होते हैं। तो उस एंटीजन के सामने सबसे पहले कौन गई? आईजीएम। और वो एक आईजीएम कई एंटीजन के साथ जुड़कर उनको क्या कर देगा? इनएक्टिव, न्यूट्रल कर देगा। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एग्लूटिनेशन सबसे इफेक्टिव वो कौन सी होगी? आईजीएम होगी, क्योंकि इसके पास पेंटामर है, 5 भुजाएं होती है, लार्जेस्ट है, जितनी ज्यादा आर्म्स उतने ही पैराटोप ज्यादा होंगे, लगभग 10 पैराटोप होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराटोप है। पैराटोप उस साइट को बोलते हैं जहां एंटीबॉडी किससे जुड़ता है? एंटीजन से। क्लियर? और आईजीए होती है ना बच्चों, ए में 2 आर्म्स होती है इसलिए डाइमर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल? बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में क्या रोल है? क्या रोल होता है? उसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है? फोटो ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया। फोटोसिंथेसिस में कार्बन साइकिल बैक्टीरिया का कहां रोल आया? इसी को कार्बन फिक्सेशन बोल दिया। एक ही बात होगी, डीकंपोजिंग। बैक्टीरिया बढ़ाते ही दिमाग में क्या आता है? डीकंपोजिंग। वही डीकंपोज करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल को, मिनरल्स वगैरह बनाने के लिए डीकंपोज करेगा। तो कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का रोल ही किस में होता है? डीकंपोजिंग में। सीधा सही है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन, फिर मैच द फॉलोइंग। इसको इकोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो, इवोल्यूशन से भी कर सकते हो। ये कुछ रूल्स दे रखे ना, वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो लगभग एक जैसी सी बात है कि बच्चों जो ठंडे एरिया में रहेंगे, कोई भी वार्म ब्लडेड, तो कोल्ड क्लाइमेट में रहने का मतलब हीट लॉस को कम करना ना, ठंड में हीट लॉस, ऊष्मा की क्षति को कम करना। इसलिए बच्चों जो साइज ऑफ ऑर्गन है जैसे ईयर वगैरह, उनकी साइज धीरे धीरे कोल्ड क्लाइमेट में क्या होती जाती है? छोटी। सरफेस एरिया कम कर दिया तो हीट लॉस भी बच्चों क्या रहेगा? कम होगा। सारा खेल उस सरफेस एरिया का ही होता है। तो फिक्स है, थोड़े से याद रखो तो भला रेंचर्स रूल, ये रेंचर्स ने दिया था उसी कोल्ड क्लाइमेट में, लेकिन ये बर्ड्स के लिए बच्चों, बर्ड्स के विंग्स के लिए था कि कोल्ड क्लाइमेट, ठंड में रहने वाले जो पक्षी है उनके विंग की साइज छोटी। साइज छोटी करोगे तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होने से हीट लॉस भी कम होगा। तो रेंचर ने विंग्स के लिए याद रखने वाली बात है। बर्गमैन्स वाला तो आता ही है, बी से बर्गमैन, ये बॉडी साइज के रेफरेंस में दिया था। वही वार्म ब्लडेड एनिमल्स के रेफरेंस में कोल्ड क्लाइमेट में जो होता था। एलन्स रूल भी बच्चों इंपॉर्टेंट, ध्यान ये ऑर्गन साइज, ठंड में रहने वाले रेबिट के ईयर लोब, ये जो एक्सट्रमाइटीज है, पेंडेजेज है, उनकी साइज क्या होती जाएगी? छोटी। ईयर लोब हो गए, फिंगर टोज हो गए, इन सब की। और जॉर्डन्स रूल, ये वो फिश की वर्टिब्रा के रेफरेंस में था, वर्टिब्रा की नंबर के रेफरेंस में था, कशेरुकाओं की संख्या के रेफरेंस में था। वो किसका रूल था? जॉर्डन्स रूल। तो ये बच्चों आ गए, तो इसमें मैच कर लेना। ये अलग अलग साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट है, इनके रेफरेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट वाज फाउंड टू बी ए जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट, कोई प्लांट की नई डिस्कवरी हुई है, अब बताया गया कि वो जिम्नोस्पर्म है। तो कैसे पता चला, कैसे बता सकते हैं कि वो जिम्नोस्पर्म है? तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेजर डिफरेंस ही बच्चों क्या होता है, देख लो, लैक ओवेरी बट पजेज एक्सपोज्ड ओव्यूल्स, ये हो जाएगा। ओवेरी नहीं होती जिम्नोस्पर्म में। अब बच्चों ओवेरी नहीं है तो ओवेरी तो फाइनली क्या फॉर्म करती है, फ्रूट इज मॉडिफाइड ओवेरी बोलते हैं अपन, तो इनमें ना ओवेरी होगी और ना ही फ्रूट होगा, वही कौन, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दोनों ही आ जाएंगे, पहला ही बैठ रहा है। देख लो दूसरा, पजेज जाइलम वेसल्स तो रहेगी, बीएस पोलन ग्रेन होते ही हैं, डेवलप फ्रूट, ये बताओ होगा कि नहीं, फ्रूट थोड़ी, फ्रूट नहीं होंगे, पोलन ग्रेन्स भी इनके रेफरेंस में यूज नहीं करते, तो इसका बेस्ट क्या रहेगा, लैक ओवेरी बट पजेज एक्सपोज्ड ओवुलेशन। तो ओवेरी नहीं है तब हम बता सकते हैं वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्लियर। तो ना ओवेरी ना फ्रूट। नेक्स्ट, द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, ये फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को अपने को बच्चों भरना है। सेल्स ऑफ किडनी एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। किडनी से ऐसा कौन सा हार्मोन आता है जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है बच्चों? तो ध्यान ही अपने को, किडनी से कौन सा हार्मोन आता है, एरिथ्रोपोइटिन। दो आते हैं ना, एक तो हम बताते हैं कौन सा, रेनिन। रेनिन तो बच्चों आ गया वो RAAS वाला, एंजियोटेंसिन वाला। और एरिथ्रो वर्ड जहां भी आ जाए, एरिथ्रो को अपन आरबीसी से कनेक्ट करते हैं, तो द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, देखो बच्चों दो सेल होती है वहां, जेजी सेल और एक इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट। वैसे जनरली जेजी सेल के रेफरेंस में यूज करते हैं, बट अगर डिटेल में अपन चलना हो ना तो रेनिन का सोर्स तो होता है कौन सी सेल, जेजी, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, और एरिथ्रोपोइटिन आता है इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल से। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर फॉर्मेशन वाली सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है, उस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के आसपास जो पीसीटी डीसीटी को कवर करती है, उन ब्लड वेसल्स के पास होती है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जेजी सेल, बच्चों देखो ऑप्शन में ये भी है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट भी है, लेकिन मेनली जो आता ना डिटेल में चले तो वो इन फाइब्रोब्लास्ट सेल से रिलीज होता है। अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तब अपन किस पर आएंगे, जेजी सेल से। जेजी सेल से जो मेन हार्मोन आता है वो कौन सा होगा, रेनिन होगा, सिंगल एन वाला। डबल एन का रेनिन तो स्टमक का एंजाइम हो जाएगा। तो इसमें आंसर अपना बी, एरिथ्रोपोइटिन और इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर, तो ये इसमें आ गया। और वैसे कुछ एरिथ्रोपोइटिन बताते हैं लीवर से भी बच्चों रिलीज होता है, लीवर की कुछ सेल से भी आता है, बाकी मेनली इसका सोर्स होता है किडनी की इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। चलें, ये मैकुला डेंसा है तो डीसीटी में होती है ना, डीसीटी वाली सेल्स मैकुला डेंसा, ये सारे बच्चों पार्ट है उसके जेजीए के, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? सीधा से टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ेगी तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन कम। स्टोमेटल डेंसिटी, स्टोमेटा की नंबर बढ़ेगी फिक्स एरिया में तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो सारे फैक्टर आ गए जो इस पे डिपेंड करता है। तो आंसर थर्ड कर दें, बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following hormone is responsible for the release of bile from the gall bladder? ये डाइजेशन में कर लो, एंडोक्राइन में कर लो। गॉल ब्लैडर से बाइल कौन रिलीज करवाता है? दो इसके लिए, एक तो पैंक्रियोजाइमिन, एक सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन। दोनों हार्मोन का बच्चों रोल रहता है। कोलेसिस्ट का मतलब ही बाइल गोल ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। तो सिक्रीटिन तो ड्यूडेनम से आता है, इसका रोल नहीं है, तो पैंक्रियास से वो वाटर और बाइकार्बोनेट लाएगा। पैंक्रियोजाइमिन ये आ गया बच्चों। एंटेरोगेस्ट्रिन तो गैस्ट्रिन के एंटी होता है, और ये गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिक जूस से कनेक्टेड है, तो यहाँ बेस्ट आंसर अपना पैंक्रियोजाइमिन। एक और बाइल जूस के लिए कनेक्टेड हार्मोन बच्चों कौन सा? सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, वो भी होता है। ऑप्शन में पैंक्रियोजाइमिन है तो अपना आंसर पैंक्रियोजाइमिन। 17 पे आओ। Algae and fungi are characterized by the possession of algae, fungi, unicellular, haploid,
हैप्लोइड होती है एल्गी फंजाई। करेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन, दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोस्पोर, यही जच रहा है मेरे। अब बच्चों हैप्लोइड है तो अपने को पता है जनरली जो हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, माइटोसिस ही होगा, इसलिए बनने वाले गैमेट्स के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, माइटोस्पोर। माइटोसिस से बनते हैं ना ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतनी रहे, हाफ ना हो। अरे हनी बी याद कर लो, हनी बी में बताते हैं अपन क्या, हनी बी में जो मेल होते हैं ना बच्चों, मेल पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं और हनी बी के जो मेल है वो हैप्लोइड होते हैं, ध्यान अपने को। अब इन मेल से जो स्पर्म बनेंगे वो भी हैप्लोइड है, सेम क्रोमोसोम रहते हैं, तो यहां जब स्पर्म बनते हैं तो मियोसिस की जगह क्या होता है, माइटोसिस। तो हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस ही हम कंसीडर करते हैं, तो बनने वाले स्पोर ये क्या कहलाए, माइटोस्पोर। क्लोरोप्लास्ट कुछ में होता है, नहीं भी होता है, कॉमन नहीं है वो, तो पहले आ गया माइटोस्पोर। नेक्स्ट चलें, which cells are responsible for the phagocytosis of antigen and removal of cellular debris। चाहे डिजीज में कनेक्ट कर लो, चाहे इसको आप सर्कुलेटरी ब्लड से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फैगोसाइटोसिस वर्ड ही आ गया, तो फैगोसाइटोसिस वाली सेल कौन सी आ गई, हेल्पर तो नहीं हुई, तो बी को बोल के एंटीबॉडी बनाती है, प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट तो बच्चों फाइबर, नाम ही देखो फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन, क्या बनाना, फाइबर बनाना, लाइक कोलेजन फाइबर वगैरह वो बनती है। मैक्रोफेज आ गई, मैक्रोफेज क्या है, एक तरह से मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC मैक्रोफेज मोनोसाइट, और इनका काम ही क्या है, फेगोसाइटोसिस। टिश्यू में बोलते हैं ना मैक्रोफेज, लार्जेस्ट WBC, सेल ही बोल सकते हो, ब्लड सेल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोगैमी, प्लांट एम्ब्रियो से कनेक्ट कर लें इसको अपन। मीजोगैमी का मतलब, अब बच्चों वही है ना, पोलन ट्यूब की एंट्री से कनेक्टेड हो गया। इसमें अपन बता देते हैं कि भाई पोलन ट्यूब ओवरी में कहां से एंटर करी है, उसके बेस पे बच्चों अपन बता देते हैं क्या, हेलो क्या कंसीडर करते हो कि अगर पोलन ट्यूब कहां से, हाँ माइक्रोपाइल से अगर बच्चों एंटर करे, एक तो ये रास्ता हुआ, एक हम बोलते हैं चेलाजा से एंटर करे वो, एक उसके अलावा कहीं से भी एंटर करे इंटेगुमेंट और से, तीन मेन बोलते हैं ना। तो माइक्रोपाइल से एंटर करे वो तो पोरोगेमी बोलते हो, चेलाजा की साइड से आए तो बच्चों चेलाजोगेमी हो गई, और इन सबको हम क्या बोल देंगे, इंटेगुमेंट। बाकी और साइड से एंट्री करती है तो वो मीजोगेमी। शायद कुकुरबिटेसी वाले में ये एग्जांपल अपन यूज करते हैं। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ये तो पोरोगेमी है। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स हो गया, किसी और साइड से एंट्री करना, ये गेमी। और ओव्यूल थ्रू चेलाजा, चेलाजा से एंट्री करना बच्चों क्या कहलाएगा, चैलाजोगेमी। तो आंसर अपना सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट पे आओ, अगला क्वेश्चन, एपीमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गन। ये एपीमाइसियम वर्ड आ गया ना बच्चों, माइसियम टर्म यूज करते हैं अपन, माइसियम। मायो जो वर्ड है वो हमेशा हम बात करेंगे मसल्स के रेफरेंस में, मायो सार्को, मसल्स, मायोलॉजी सार्कोलॉजी। तो एपीमाइसियम, अब मसल्स की बात ही आ गई तो आउटर कवरिंग ऑफ मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि नर्वस टिश्यू में तो आप बोल सकते हो एपीन्यूरियम, नर्व के लिए न्यूरियम आ गया, एपी आउटर। कार्टिलेज, पेरीकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज के लिए अपन पेरीकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रिन वर्ड कार्टिलेज के लिए यूज करते हो, तो एपीमाइसियम, माइसियम वर्ड आ गया मसल्स के लिए। अरे एपीमाइसियम आता है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, ये वर्ड बच्चों यूज करते हैं ना अपन, तो माइसियम, मायो से आप याद रख लो मसल्स। अगला फिर प्लांट एम्ब्रियो, या इसको अपन एपोमिक्सिस पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस इज फाउंड इन, एपोमिक्सिस कहाँ मिलेगा अपने को, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस समझ गए ना, सीधा ही बोलते हैं अपन, डायरेक्ट फॉर्म होना, उसमें अपन यूज ही नहीं करते क्या, पार्थेनोजेनेसिस इसी का तो टाइप हो गया, जिसमें डायरेक्ट एग ले लो, एम्ब्रियो ले लो, सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। तो एपोमिक्सिस। एस्ट्रेसी बट नॉट इन ग्रास, से बच्चों दोनों में, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर में मिलता है, ग्रासेज में भी फैमिली के मेंबर होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होता है ना, तो एस्ट्रेसी बट नॉट इन ग्रास, ये बात गलत हो गई, दोनों में ही है। ग्रासेज बट नॉट इन एस्ट्रेसी, ये भी गलत हो गया। थर्ड आ रहा है बोथ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेज, तो आंसर आ गया थर्ड, एपोमिक्सिस। एपो, एपो बोले तो विदाउट, एपो का मीन होता है विद आउट, बिना। मिक्सिस का मतलब मिक्स मैरिज,
बिना फ्यूजन के। तो ऐसे सीधे ही बोल दो, अगर ओव्यूल ओवम एग से सीधा क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। तो पार्थेनोजेनेसिस इसी का टाइप है, ध्यान आपको, एपोमिक्सिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन टिश्यू का, द एपिथेलियम फाउंड इन होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स आर ओरिजिनली, ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब, इनमें बच्चों कौन सी, एनसीईआरटी में मान सकते हो, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड ऐसी कॉलमनर सेल होती है जिसके ऊपर क्या लगे रहेंगे, सीलिया। तो कॉलमनर स्तंभाकार एपिथेलियम। स्क्वेमस यहाँ नहीं होती, कंपाउंड तो अलग लेंस का टाइप है, तो यहाँ आ गया कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम स्टडी एट, ये बच्चों सेल, अपने सेल डिवीजन, सेल बायो से कनेक्ट कर लो कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आकारिकी की अध्ययन अपन कौन सी स्टेज में कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कहाँ, तो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं ना क्रोमोसोम क्लियरली, तो मेटाफेज में कर सकते हो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर्स एट, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, प्रोफेज की कौन सी स्टेज, इसका बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, पैकाइटिन स्टेज, पैकाइटिन में ही है। इंड्यूस पॉलीप्लोइडी बाय इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल, पॉलीप्लोइडी इंड्यूस करने वाला एक केमिकल बोलते हैं ना जिसको माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हो आप, कोल्सिसिन, हाँ वो माइटोटिक पॉइजन है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं तो वो क्रोमोसोम सेल आगे डिवाइड नहीं होंगे बच्चों, डिप्लॉइड हो जाएगा बट आगे डिवाइड नहीं होता। ट्रू रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन मियोसिस में, मियोसिस में आ गया, म्यूसिस फर्स्ट अपन बोलते हैं ना ट्रू रिडक्शन, या आप गैमेट प्रोडक्शन में भी देख लेते हो, म्यूसिस फर्स्ट को ही रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मिला लो इसका मेज द कॉलम, देख लो क्या रहा है, कहाँ सेट बैठ रहा है। तो ए में एनाफेज नहीं होगा ना, ये तो मेटाफेज है। सी मस्टर्ड गैस कोल्चिसिन, मेटाफेज फर्स्ट ये गलत हो गया। ए प्रोफेज कोल्चिसिन गलत हो गया। बी पैकाइटिन, हाँ बी में पैकाइटिन, और डी ट्रू रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज फर्स्ट। प्रोफेज की कौन सी आ गई, ये एनाफेज फर्स्ट म्यूसिस में। क्लियर है, म्यूसिस फर्स्ट की कौन सी आ गई, एनाफेज फर्स्ट में। क्लियर, चलें आगे, चलो फिर देर किस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ शूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। शूडोसिलोमेट, शूडो में ये अपने टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है। ऐसी सिलोम बच्चों, शूडो फॉल्स बोलते हैं ना, ऐसी सिलोम स्केटर्ड पाउच के फॉर्म में होती है ना, पूरी तरह से नहीं कवर होती, वो छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है शूडोसिलोम। अरे तीन कैटेगरी, जिनमें सिलोम नहीं होती वो तो बेटा जी ए सिलोमेट, एक आते हैं शूडोसिलोमेट और तीसरे आते हैं सिलोमेट। तो ए सिलोमेट का एग्जांपल तो हम प्लेटी हेलमंथीज लेते हैं, शूडो में अगला फाइलम एस्के हेलमंथीज आता है, और फिर एनेलिडा से लास्ट कोर्डेटा तक कौन आते हैं, सिलोमेट आते हैं। तो देख लो शूडो की बात कर रहा है, एस्केरिस एनसाइलोस्टोमा, एस्केरिस और एनसाइलोस्टोमा दोनों किस फाइलम के मेंबर हुए, एस्के हेलमंथीज। ये तो राउंड वर्म हुआ, और एनसाइलोस्टोमा को क्या बोलते हो, एनसाइलोस्टोमा बच्चों कौन सा हुआ, हुकवर्म, वही जो अपनी स्किन से घुसता है, आरबीसी को डैमेज करता है, इससे एनीमिया डिजीज होती है। क्लियर, चलो क्लियर है। तो एस्केलमंथीज में होती है शूडोसिलोम। नेक्स्ट, हार्मोन हैव द फॉलोइंग फीचर। एंडोक्राइन का क्वेश्चन बच्चों, हार्मोन में ये फीचर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एडिनो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिन्स। लास्ट पूछ रहा, विच ऑफ द अबोव फैक्टर इन्फ्लुएंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, किन में कौन से फैक्टर है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया बच्चों। एडिनो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिन, बिल्कुल एलएच और एफएसएच गोनेडोट्रोपिन होते हैं ना जो पिट्यूटरी की एडिनो हाइपोफाइसिस से आते हैं, एंटीरियर लोब बोलते हो। बिसाइड सेक्स सेल हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस बाय टेस्टिस एंड ओवेरी, बिल्कुल पिट्यूटरी की अलावा टेस्टिस से भी एंड्रोजन आता है, ओवेरी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आता है, सही है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय लेडिंग सेल, बिल्कुल टेस्टिस में बच्चों लेडिंग या इंटरस्टिशियल सेल होती है जहां से क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द ओवेरी, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें क्या हो गए, सही हो गए। हार्मोन से रिलेटेड आ गया, सेक्सुअल कैरेक्टर से कनेक्टेड आ गया। चलो
द अमाइनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु और नील हरित शैवाल में मिलने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? तो बच्चों बैक्टीरिया की सेल वॉल में अपन पढ़ते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, हाँ ये रहा DAP, कौन सा? डाई एमिनो पामेटिक एसिड, ये तो मिलता है इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और वैसे ग्राम नेगेटिव या बच्चों जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें दो बताते हैं ना अपन, एक तो NAM, एक NAG। NAM एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, इसी का पॉलीमर वो होता है। चलो सीधा ही आ गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। जातियों की संख्या के आधार पर फाइला के करेक्ट ऑर्डर को, किस में सबसे ज्यादा जातियां, उससे कम किस में, फिर उससे कम किस में। तो बच्चों मैक्सिमम की बात आए तो आपके दिमाग में कौन सा फाइलम आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का होता है ना। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का पहले नहीं आएगा तो सेकंड पे है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अब देखो बच्चों यहाँ ठीक है, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा होती है, लगभग 10 लाख, 1 मिलियन के लगभग कंसिडर करते हैं। देन मोलस्का कोर्डेट में होती है लगभग 60,000 और एस्केलमंथीज में बताते हैं 80,000 स्पीसीज ऐड करते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, लार्जेस्ट और के रेफरेंस में आ जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का सही है, फिर कोर्डेट भी सही है, लेकिन एस्केलमंथीज में बच्चों जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कोर्डेटा से ज्यादा होती है, इसमें 60,000, इसमें लगभग 80,000, इसलिए सीक्वेंस गलत है, ये भी गलत है। आर्थ्रोपोडा 1 मिलियन 10 लाख, एस्केलमंथीज लगभग 80 और कोर्डेट में लगभग 60,000। तो ये जो डी सीक्वेंस है वो इसमें क्या रही? करेक्ट रही। और वैसे बोलते हैं ना कोर्डेट में तो 3 to 5% स्पीसीज आती है, बाकी सारे तो क्या होते हैं? नॉन कोर्डेट, और उसमें भी 90% के लगभग अकेला कौन ले जाता है? आर्थ्रोपोडा। चलें, ये लो, इन डीएनए मॉलिक्यूल मोल बायो का क्वेश्चन ले लो। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर बाय A लिंकेज एंड द पेंटोज शुगर इज लिंक्ड टू फॉस्फेट बाय B लिंकेज। ये वाला, ये अपन मान ले, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। तो पहले कार्बन से बच्चों क्या जुड़ा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, और ये बॉन्ड क्या कहलाया? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पांचवें कार्बन से पेंटोज जुड़ी, ये बॉन्ड कौन सा हुआ? एस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देख लो कहाँ है, कॉलम A शुगर नाइट्रोजनस बेस से, तो ये रहा N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। ये एमाइड लिंकेज नहीं होता, गलत है, N ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो आंसर बी आ गया। ये फॉस्फोएस्टर एमाइड लिंकेज गलत। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिजल्ट ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म बनते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसका रिजल्ट है बच्चों? तो सीधी सी बात है, पीजीसी की ग्रोथ फेज, फिर ग्रोथ फेज से बच्चों जो ये बने, इसमें पहला जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान है ना, मियोसिस फर्स्ट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? सेकेंडरी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही कैसी सेल होती है? हैप्लॉइड। तो देख लो, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि इस टाइम 46 से क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं? 23। फिर बच्चों होता है मियोसिस सेकेंड, लेकिन सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर और कम नहीं होते, वो तो माइटोसिस की तरह ही होता है, तब बन जाते हैं वो स्पर्मेटिड, फिर उनसे वो स्पर्म बन जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन। चलो अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन पूछा है। सेल बायोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड क्वेश्चन। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर, ठीक है, ऑफ विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर। सही बात है बच्चों, तो 3 लेयर होती है, फोस्फोलिपिड की बनी रहती है। सबसे इनर मोस्ट कौन सी होती है? जो सिंगर निकोलसन मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल में हम पढ़ते ही हैं। और सबसे इनर मोस्ट कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही हो रहा है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। सही है कि गलत है? हाँ, सुन लियो वापस से। तो इनकरेक्ट पूछ रहा बच्चों,
सेलेक्ट द, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट की बात आई। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर। So slow. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote। ठीक है, प्रोकैरियोट में मीजोसोम होते हैं, वही मीजोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया लाइक फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री प्ले ए मेजर रोल इन मोटिलिटी। बोलो, मोटिलिटी में तो मेन रोल किसका होता है? फ्लैजिला का। पिलाई फिम्ब्री का मोटिलिटी में रोल नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बना हुआ बच्चों, नीट में पूछा हुआ है इस लाइन से, स्टेटमेंट से। पिलाई फिम्ब्री वो अटैचमेंट और वो कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होते हैं ना। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन। ठीक है, गैस वैक्यूल होती है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर पढ़ते हैं अपन, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉस्फो प्रोटीन लिपिड वाला पीएलपी अपन पढ़ते हैं, सिंगर निकोलसन ने दिया था। तो यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी, बिकॉज मोटिलिटी में किसका रोल है? केवल फ्लैजिली का। पिलाई फिम्ब्री मोटिलिटी गतिशीलता में सहायक नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। Which of these pair of organism are bilateral, symmetrical and triploblastic? ये लो नीट अपने टेक्सोनोमी का क्वेश्चन। बायलेटरल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बायलेटरल सिमेट्री बच्चों स्टार्ट होती है कौन से फाइलम से? प्लेटीहेल्मिन्थीस से। और पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो का मतलब जर्मिनल लेयर 3, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, वो भी सबसे पहले स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस से। तो एग्जांपल देख लो, एस्केरिस तो एस्केलमंथीस है। ठीक है। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीस है। ठीक है, पहला ही हो जाएगा। स्पोंजिला स्पोंज है। पोरीफेरा, इकाइनस, हाँ इकाइनस बच्चों देखो इकाइनोडर्मेटा है, और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा क्वेश्चन तो गलत हुआ। टीनोप्लाना टीनोफोरा है, उसमें रेडियल ये बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती। तो आंसर आ गया इसका फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, identify the living plant tissue whose main function to provide buoyancy to the plant। तो लिविंग प्लांट टिश्यू में कौन है जिसका मेन रोल उत्प्लावकता प्रदान करना, बायोंसी। अब बायोंसी से आती एयर, एयर से कौन सा टिश्यू? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मॉडिफाइड कौन है? पैरेनकाइमा। अगर इसमें एयर आ गई सेल के बीच में तो इसको हमने बोल दिया वायुतक या एरेनकाइमा। और ये क्या देगा बच्चों? उत्प्लावकता या बायोंसी प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ए वेस्कुलर बंडल विच लैक कैम्बियम इज कॉल्ड। ऐसा समन पूल जिसमें कैम्बियम नहीं होता। कैम्बियम तो वैसे बच्चों डाइकोट का फीचर है ना, मोनोकोट में नहीं होता कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड है। कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट बट नॉट कोलेट्रल, क्लोज्ड। अब देखो बच्चों ये जो कॉन्जॉइंट होते हैं ना, कॉन्जॉइंट अपन इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। इसके जैसे दो मेन टाइप बता रखे हैं, एक तो कोलेट्रल, एक हम पढ़ते हैं बाई कोलेट्रल, दो कैटेगरी। अब कोलेट्रल में फिर बच्चों ओपन और क्लोज पढ़ते हो आप, ध्यान ही है। क्लोज में तो अपन क्या बता देते हैं, ये तो फाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, ये जाइल, ये भी इसमें फ्लोएम और कौन आ गया? जाइलम आ गया। ठीक है, तो क्लोज्ड फ्लोएम और जाइलम, ओपन फ्लोएम और जाइलम। अब ओपन में है तो बीच में कौन आ गई? कैम्ब्रियम। क्लोज में बच्चों कैम्ब्रियम नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज तो मोनोकोट का फीचर है, जबकि ओपन डाइकोट में। अब बाई कोलेट्रल की स्ट्रक्चर में, बाई का मतलब दोनों साइड, बोथ साइड में बच्चों, ये लो, तो ये दोनों साइड में वहां कौन प्रेजेंट होगी? कैम्बियम। ये बाई कोलेट्रल हो गया। तो ये कह रहा है कि बंडल विच लैक कैम्बियम इज कॉल्ड, जिसमें कैम्बियम नहीं हो। अब बच्चों बाई कोलेट्रल तो हो नहीं सकता, इसमें तो कैम्बियम होती है। कोलेट्रल में, क्लोज्ड में कैम्बियम नहीं होगा, बट ओपन में प्रेजेंट होती है। अब देखो कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल तो गलत है, कंजॉइंट बट नॉट कोलेट्रल। देखियो आगे, क्लोज्ड एंड कोलेट्रल। अब क्लोज्ड में तो नहीं है, बट कोलेट्रल के दूसरे टाइप में हो सकती है, बाई कोलेट्रल में पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे तो बच्चों एक रेडियल टाइप और आता है, जिसमें अपन पढ़ते हैं फ्लोएम और जो जाइलम, वो एक रेडियल अरेंज सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, तो वहाँ जनरली अपन उसको एब्सेंट बताते हैं। तो इसमें वैसे तो बिल्कुल सही आंसर तो नहीं है। मोर प्रॉपर की अगर बात करें तो बता रखा है कॉन्जॉइंट बट नॉट कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट,
अब नॉट कोलेट्रल में इसके अदर टाइप्स में जैसे रेडियल सीक्वेंस में उनमें नहीं होते हैं, क्योंकि कोलेट्रल में तो हम बता सकते हैं ओपन में कैम्बियम होगा, बाई कोलेट्रल में तो दोनों होते हैं। क्लियर? तो एग्जैक्ट नहीं बट मोर प्रॉपर अपन ने इसका आंसर ये रख दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम? कौन सा फैक्टर है जिससे पल्मोनरी फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा? इंक्रीज का मतलब आयतन को बढ़ाएंगे, रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता कब है? पहले तो ये देख लो, पल्मोनरी फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ेगा कब? जब आप सांस लोगे हो कि छोड़ोगे। ये फेफड़ों का वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम हो गया। तो पल्मोनरी वॉल्यूम तब बढ़ेगा ना जब आप एयर को इनहेल करते हो। इंस्पायरेशन, हवा जब अंदर जाएगी तो बच्चों फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। अब हवा अंदर जाने को इंस्पायरेशन बोलते हो। इंस्पायरेशन में क्या क्या काम होते हैं वो देख लो। इंस्पायरेशन में डायफ्राम की फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैं सीधा ही लिखा रहा हूं, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, वॉल्यूम बढ़ाना है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा तो हाई टू लो। और एक्सटर्नल के साथ एक आती है बच्चों इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वैसे तो फोर्सफुल में इसका रोल होता है। तो दो मसल्स, कोई भी दो कनेक्टेड मसल्स बच्चों होती है ना, तो जनरली वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होती है, विरोधी होती है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी मसल्स ऑटोमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं? रिलैक्स रहेगी, शिथिल रहेगी। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उस टाइम क्या रहेगी? रिलैक्स रहेगी, शिथिल रहेगी। अब देख लो कौन मैच कर रहा है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाना है, मतलब बात हो रही है इंस्पायरेशन की, अंतः श्वसन की, तो रिलैक्सेशन ऑफ द EICM गलत, एक्सटर्नल शिथिल थोड़ी होगी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सही, IICM शिथिल रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल गलत, और डायफ्राम में रिलैक्स नहीं, डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? ये रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, Which of the following is the basis of phylogenetic classification? जाति उद्भव आधारित वर्गीकरण का क्या आधार है? फाइलोजेनेटिक का मतलब तो आ गया ना, इवोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हो उसको। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी जीव का उद्विकासीय इतिहास का अध्ययन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन पहले आए, बाद में क्या है। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं अपन, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, होमोसिप, तो पूरी सीक्वेंस वाइज पूरी उसकी स्पीसीज के इवोल्यूशन की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताना। और इंडिविजुअल की बच्चों अगर बात आए ना तो हम ओंटोजेनी बोलते हैं, और ये फाइलोजेनी है। ठीक है? तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये किस क्लासिफिकेशन का बेसिस ये होता है? तो सीधी सी बात है कि आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो स्पीसीज, तो उसका ओरिजिन कैसे क्या हुआ वही तो चेक करना है। तो डिसेंट फॉर्म ऑफ कॉमन ओरिजिन, एक समान पूर्वज से, एक ओरिजिन से कैसे क्या दूसरी उसकी सीक्वेंस बनती गई, ये फाइलोजेनेटिक ओरिजिन। एक से स्टार्ट हुए फिर कैसे, जैसे कोऑर्डिनेट में फिश आई, फिश से बच्चों एम्फीबिया, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स बनते गए, और इसी को हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोल देते हैं, शाखाओं के समान। तो कॉमन ओरिजिन का डिसेंट जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेस होता है, ओरिजिन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच की बात कर रहा है। और हाँ, ये IRV RV वाला, ये भी हर साल पिछले 2-3 साल से बच्चों इसका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेस्पिरेटरी के जो लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी है उनसे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC इनकरेक्ट पूछ रहा है। IC तो IRV प्लस TV, ठीक बात है। इन दोनों का टोटल ये IRV हम बताते हैं 2.5 से 3,000 और टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC RV प्लस ERV, ये भी सही है। टोटल लंग कैपेसिटी बच्चों VC माइनस TV थोड़ी होगा, ये तो VC प्लस RV होगा, ये गलत हो गया। और वाइटल कैपेसिटी सही है, तो आंसर गया C। नेक्स्ट, गोनेलिक्स इज ए प्रोटिस्ट विच? गोनेलिक्स इज ए प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा है। क्या है बच्चों ये? वैसे एक डाइनोफ्लेजिलेट होता है ना, डाइनोफ्लेजिलेट। और डाइनोफ्लेजिलेट
वही सेल वॉल में सिलिका जिनमें होता है। तो इसकी बात कर रहा है, कोजेज एन एल्गल ब्लूम वेयर इट रैपिड मल्टीप्लिकेशन चेंज द सी कलर। आ गया भाई, ये सी में बच्चों फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, नंबर को बढ़ाएगा, जिसको अपन एल्गल ब्लूम स्पोर्ट टाइप हो जाएगा। रेड कलर का होता है, इस वजह से ओशन में बच्चों आता है ना रेड टाइड, इसी वैल्यू कैलिक्स से ये आ गया। तो ये इसमें फर्स्ट ही आ जाएगा। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइटम बिहेव लाइक ए हेटेरोट्रोफ इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये होता ही नहीं, वो तो अपन उसकी बात कर सकते हैं यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक के रेफरेंस में। तो डाइनोफ्लैजिलेट जो एल्गल ब्लूम का रीजन है और रेड कलर का है, तो रेड टाइड ओशन में है। और बच्चों से टॉक्सिक केमिकल भी रिलीज होता है, सोचियो हार्मफुल, जिससे एक्वेटिक जो फिशेज होती है वो खत्म भी हो सकती है, उनके लिए टॉक्सिक भी एक रिलीज करता है। गोनायोलॉक्स इज ए प्रोटिस्ट जो डाइनो। आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हाउ मेनी शो द स्ट्रेस साइकिल, कि दिए गए जंतुओं में से कितनों में स्ट्रेस साइकिल होता है। स्ट्रेस बच्चों मध चक्र को बोलते हैं अपन, दो होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल, तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सिलेबस में तो वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों किस में चलती है, प्राइमेट मैमल्स में। स्ट्रेस साइकिल का एग्जाम्पल आता है नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट में कौन कौन आते हैं, ह्यूमन, एप और मंकी, इनमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इनके अलावा बाकी सब में एस्ट्रस साइकिल, ह्यूमन, एप्स और मंकी, ये प्राइमेट में, इनमें आर्थो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो देख लियो, लिजार्ड, लिजार्ड तो रेप्टाइल है, छिपकली इसमें तो नहीं होगा। लोयन, इसको टिक कर लो, नॉन प्राइमेट मैमल है। गोट, बकरी, नॉन प्राइमेट मैमल है। रेट, चूहा, नॉन प्राइमेट है। ह्यूमन, एप्स और मंकीज, इनमें तो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इन तीन में चलेगी स्ट्रेस साइकिल, जबकि लिजार्ड, छिपकली तो रेप्टाइल। तो आंसर आ गया 3D। क्लियर? तो प्राइमेट नॉन प्राइमेट से इसको आप याद रख सकते हो बच्चों। अगला, Which of the following part of the human eye comprise the densely packed cone? कि मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जहां सघन रूप से कोन, शंकु उपस्थित होते हैं, डेंसली कॉन्स। ये तो पता ही आपको कौन सा ऐसा पार्ट है, फोविया। फोविया में बच्चों कौन भी कैसे अरेंज होंगे, ऑब्लिक कॉन सेल अरेंज्ड, तिरछे शंकु प्रेजेंट होते हैं फोविया में। वो येलो स्पॉट मैकुला लुटिया का फोविया जहां शार्पेस्ट इमेज बनती है, ध्यान है तो चलो ऑब्लिक कौन याद रख लेना बस। कौन में भी कैसे, ऑब्लिक। आफ्टर द स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। कौन सी स्टेज के बाद, एम्ब्रियो सैक की कौन सी स्टेज के बाद बच्चों सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपन बताते हैं ना, हाँ ये तीन तो एंटीपोडल, सेंट्रल न्यूक्लियर और ये सिनर्जिड वाली। तो कितने न्यूक्लियस, 7 सेल और कितने 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है, 8 केंद्रक अवस्था। क्लियर? नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम का एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन। द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क के जो सहभागी क्षेत्र है, एसोसिएशन याद करो। सेरेब्रम का बच्चों जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें 3 एरिया बता रखे हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन जो ना तो पूरी तरह से सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, तो वो किस किस के लिए दे रखे हैं, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, सेंसरी मोटर में कम्युनिकेशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए। पहले ही आ गया संचार, अंतर, संवेदी, सहभागिता, ऐसे वो कुछ हिंदी अपने एनसीईआरटी में टर्म्स दे रखे हैं, ये आ गया। जैसे बाकी इन कोऑर्डिनेशन फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नल, कार्पस कैलोसम है ये। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये आप मेडुला इनवॉल्यूंटरी के लिए होता है। बॉडी टेम्परेचर आती है अपना हाइपोथैलेमस हो गया, तो आंसर गया फर्स्ट ए। Which type of endosperm is observed in the white kernel of coconut? ये नारियल का क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है कि नारियल के व्हाइट कर्नेल जो गिरी वाला पार्ट है उसमें कैसा एंडोस्पर्म। तो अपने को पता है कोकोनट का जो वोटर है उसमें तो बच्चों न्यूक्लियर, और जो गिरी वाला पार्ट है वो सेलुलर। ये तो याद ही रख लियो। तो कोकोनट, नारियल पानी में तो न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस रहता है, ये कैसा रहेगा, सेलुलर। गिरी की बात करें, व्हाइट वाला जो पार्ट खाने वाला उसमें।
ये लो कॉकरोच का एनसीईआरटी का डायग्राम ही आ गया। कॉकरोच के उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बच्चों दे रखा है, रीड द डायग्राम और ए और बी को सिलेक्ट करो। तो ए उस डायग्राम को जब देखोगे ना बच्चों, तो कॉकरोच में बताते हैं अपन 13 चैम्बर ऐसे हार्ट होता है, 13 कक्षीय हृदय। तो उसमें सबसे ऊपर वाली जो है वो तो एंटीरियर एरोटा, अग्र महाधमनी वर्ड उसके लिए दे रखा है। और हार्ट से जुड़ी हुई जो मसल्स है वो कॉकरोच में बच्चों कौन सी होती है, एलरी मसल्स, पक्षाकार पेशियां। तो ये ए एंटीरियर एरोटा और ये मसल्स है एलरी मसल्स। ध्यान रख लेना आपने, हार्ट में तो कार्डियक मसल होती है, कॉकरोच में बच्चों एलरी मसल्स। और कॉकरोच के हार्ट में चैम्बर कितने, 13 चैम्बर। ये डायग्राम दिख रहा है क्या, देख लो, प्यारा सा डायग्राम है। फिर कहोगे मिस कर रहे हैं सर, दिख गया, समझ गए। चलें, कौन सा 9th चैप्टर 12th एनसीईआरटी का, किसका डायग्राम, अरे म्यूल और हिन्नी दो होते हैं ना, इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज की ब्रीडिंग से, क्रॉस से। तो म्यूल में तो बच्चों मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, और हिन्नी में मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी। तो ये म्यूल का डायग्राम है। तो ये पूछ रहा है कौन सी क्रॉस ब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनिमल ब्रीडिंग से हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग से। आउट ब्रीडिंग में फिर 3 होते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल ये म्यूल हिन्नी, क्रॉस ब्रीडिंग का वो विजार्डेल शिप, वही। चलो, Which of the following is not a medicinal plant of commercial use? तो मेडिसिनल प्लांट जो नहीं है, जिसका कोई चिकित्सकीय महत्व नहीं है, ऐसा प्लांट कौन सा है, मुलेठी। मुलेठी तो बच्चों मेडिसिनल रोल है इसका, तो गले में खराश वगैरह मुलेठी यूज करते हैं अपन। राउवोल्फिया, रेसरपीन, इससे तो एल्केलॉइड आता है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, हम उसमें ड्रग एब्यूज में भी यूज करते हैं। बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, इससे भी एल्केलॉइड आता है। इंडिगोफोरा, इंडिगोफोरा तो नील है, इसका कमर्शियल यूज तो होता है लेकिन मेडिकल में इसका कोई यूज नहीं है। तो ये इंडिगोफोरा आ गया। जेनेटिक्स का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर का बच्चों आपको पता ही है, 44 + XXY, पहला ही हो रहा है। दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, तो इसमें फर्स्ट ही आंसर आ गया। नेक्स्ट, in the process of treating sewage and industrial waste water using air and a biological flow, the sediment obtained is called। हाँ, ये वो बच्चों मेथड है ना, वो सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए ऐसे सिंपली बता देते हैं कि भाई इसमें सीवेज वाटर प्लांट में अपन क्या करते हैं, वो एजिटेटर वाले लगे रहते हैं ना, एजिटेटर अपन बायोरिएक्टर में भी पढ़ते हैं, घुमाने वाले। इसमें अपन ने वो मिक्स कर दिया क्या, स्पेसिफिक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंगाई मिला दी, फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी कर देते हैं। सेम वही बायोरिएक्टर की तरह होता है, एजिटेटर घूमेगा तो वो जो डीकम्पोजिंग है बच्चों इनऑर्गेनिक मटेरियल, उससे वो मिनरल वगैरह बना लेगा, तो ऊपर ये बैक्टीरिया फंगस की यहाँ कॉलोनी बन जाती है। इसी कॉलोनी को अपन बोलते हैं फ्लॉक या एक्टिवेटेड स्लज। तो अब यही है कि अगर इसमें वही डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ये कम होगा तो बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी, ये कम होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी। तो वही एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक, इसी को कहा जाता है। क्लियर है, चलें अगला। थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 ऑल 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स हैव टू फॉलो, ये आपकी इकोलॉजी में बताए रखा ना बच्चों। भारत, अब तो भारत 6th आ गया पोल्यूशन कम करने के लिए, वो जो अलग अलग मानक दे रखे हैं, वैसे तो यूरो होते हैं अपने इंडिया में, इनको भारत टर्म अपन यूज करते हैं। 2010 में भारत स्टेज कौन सी, 3rd 4th आ गई थी। हेलो, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर हैव टू फॉलो, 2 व्हीलर्स में भारत 3rd और 4 व्हीलर में भारत 4th। और अब शायद अप्रैल अपन बताते हैं 2020 से भारत 6 वाली गाड़ियाँ स्टार्ट होगी। जापान में तो वो 9 तक, यूरो 9 तक पहुँच गए हैं, अपन भी चल रहे हैं, प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। चलो, पोल्यूशन कम करने के लिए सब बच्चों मानक होते हैं। द बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग जीएमओ, बायोटेक का क्वेश्चन, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप चाहिए, उनकी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले तो ऐसा डीएनए सेलेक्ट करो ना जिसके पास इच्छित जीन है।
या उस जीन को सिलेक्ट करो जिसे हमें वेक्टर के साथ जोड़कर किस में पहुंचाना है, होस्ट में। तो पहला स्टेप तो यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद ए डिजायरेबल जीन, इच्छित जीन युक्त डीएनए को आइडेंटिफाई करना, उसका चयन करना। फिर उस इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को किस में ट्रांसफर करो, होस्ट में कर दो, वेक्टर के साथ बाइंड करके बच्चों। देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, फिर वो होस्ट में अपना डिजायर्ड डीएनए रेप्लिकेट करेगा, नंबर बढ़ाएगा, फिर उसकी प्रोजेनी में आगे ट्रांसफर होता रहेगा मल्टीप्लाई करके। बस तो यही सीक्वेंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये देख लो फोर्थ में आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बायोटेक में अपना 11 चैप्टर में दे रखा है। फिर बायोटेक का सीधा सा क्वेश्चन, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच केमिकल इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, नीट में पूछा हुआ भी है। डीएनए फ्रेगमेंट को दृश्य बनाने के लिए कौन, इथिडियम ब्रोमाइड, और साथ में क्या, अल्ट्रावायलेट रेज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत युग्म का चुनाव करो। फिर से बायोटेक का क्वेश्चन है बच्चों, ए में दिया है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, बी में इधर एनिलिंग ऑफ डीएनए। तो टेक पॉलीमरेज डीएनए की एनिलिंग थोड़ी करता है। पीसीआर याद करो, पीसीआर के 3 स्टेप बच्चों, पहला डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन या तो प्रसार। डीनेचुरेशन में तो हाई टेम्परेचर पे डबल स्टैंडर्ड को सिंगल में बदल दिया। एनिलिंग में हम आरएनए प्राइमर जोड़ते हैं, और एक्सटेंशन में बच्चों क्या यूज होता है, टेक पॉलीमरेज। तो पहला ही गलत हो गया, ये एनिलिंग में नहीं एक्सटेंशन में काम आएगा। आगे देख लो, काइटिनेज ऑब्टेनिंग डीएनए, फंगल सेल से काइटिनेज लेते हैं यूज, फंजाई में काइटिन था। एक्सोन्यूक्लिएज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, डीएनए के किनारों से एक्सो, बीच से एंडो। डीएनए लाइगेज जॉइनिंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बाकी सब सही है, पहला गलत है, तो आंसर आया ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल एलियन प्लांट, एलियन का मतलब बाहर से आया, भारत में बाहर से आए प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है। पार्थेनियम, ये तो ग्रास बाहर से आई है बच्चों। आइकोनिया भी, ये भी बाहर से, लेंटाना, ये तो सब फॉरेन एलियन ही है। क्लेरियास, क्लेरियास याद करो, क्लेरियास तो बच्चों एक आपको एग्जाम्पल मिला होगा टेक्सोनोमी में, मगूर, हाँ, और स्टिक्स थीज। बोनी फिश में आती है क्लेरियास, ये कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश। हालांकि एलियन है, बाहर से आई है बच्चों, लेकिन ये प्लांट नहीं, ये फिश है, एनिमल है। तो आंसर गया डी, एलियन का मतलब बाहर से। अगला क्वेश्चन, ये लो, ये क्वेश्चन भी आपके इकोलॉजी में ऐसे पूछ भी लेते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल वाले आई भी रखे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान है एनसीईआरटी का ही है। 190 कंट्रीज प्लेस टू अचीव ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल्स बाय 2010, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। कौन सा समिट था, हाँ वही होते ना, 1992 से था शायद स्टार्ट बच्चों, देन 2002, 2012 हर 10 साल में। 1992 में तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो 1992 वाला तो कौन सा था, अर्थ समिट था ये, तो इसको क्या नाम दिया था, वर्ल्ड समिट। तो ये तो पूछ रहा है 2002 जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था वो कौन सा था, वर्ल्ड समिट, जबकि 1992 वाला अर्थ समिट। ये इससे एक COP वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, है ना, देख लेना आप। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो बायोमास प्रोड्यूस करे उसको प्लांट आ गया, ग्रीन प्लांट। तो कौन सी प्रोडक्टिविटी हुई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सही है, प्राथमिक उत्पादकता सीधा ही हो गया, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस से। Which of the following best explain the abiotic components of a pond ecosystem? पॉन्ड के abiotic बच्चों, दो अपन वर्ड यूज करते हैं ना इकोसिस्टम में, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में तो प्लांट एनिमल वो सारे आ गए, एबायोटिक में आप किसको यूज करते हो, लाइट, टेम्परेचर आ गया, वही सारी चीजें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो सब अपन किस में इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक में। तो एबायोटिक वाटर विद डिसॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, वाटर भी इसी में डिसॉल्व इनऑर्गेनिक। सेकंड, वाटर विद डिसॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही आते हैं बच्चों, कार्बनिक अकार्बनिक, ये भी सही है।
वाटर विद डिजोल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड ऑल्सो द सोइल, मिट्टी, ये भी एबायोटिक है, सही है। वाटर विदाउट एनी डिजोल्व सबस्टेंस, ये तो गलत हो गया। तो ऊपर वाले तीनों सही है बच्चों, लेकिन ज्यादा सही, मोर प्रॉपर आप जिसमें ज्यादा कंपोनेंट आ गए वही हुआ ना, इसमें इनऑर्गेनिक भी आए, ऑर्गेनिक भी आए और सोइल भी आ गई, तीनों इंक्लूड है, इसलिए आंसर गया सी। बाकी ए और बी वो भी यहाँ क्या है, करेक्ट, बट हम मोर प्रॉपर देना है तो इसमें आंसर कौन सा गया, सी। इसमें वाटर विदाउट बच्चों दे दिया ना, तो बिना डिजोल्व सब्सटेंस क्या है, तो ये क्या चला गया, गलत। क्लियर, चलें आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन 57। Which of the following describe the function of the skin bag which enclose the testis? वृषण के चारों ओर बच्चों जो त्वचा का आवरण बैग, स्किन बैग, इसको ऐसे समझ लो कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस बच्चों, टेस्टिस की जो कवरिंग है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, और टेस्टिकुलर सैक, तो स्क्रोटम का मेन रोल, अरे वही मसल्स आती है ना स्क्रोटम की वॉल में, कौन सी, डार्टोस, याद आई क्या, स्क्रोटम में कौन सी मसल हुई, डार्टोस मसल, और डार्टोस क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन। तो विंटर टाइम में तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो टेस्टिस स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी की ओर गए, और समर में रिलैक्सेशन होगा तो वो एब्डोमिनल कैविटी से दूर हो जाएंगे, तो टेम्परेचर के लिए होता है। सिंथेसाइज सिक्रीट गलत हुआ, न्यूट्रिशन गलत हुआ, न्यूट्रिशन तो सर्टोली सेल देती है, इट मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, तो आंसर गया सी। क्लियर, क्लियर है, तो आगे चलो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग टिश्यू इज ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए मोर्टार एंड पेस्टल। ये आपका 11th एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर बायोमोलिक्यूल, उसका पहला पेज ही है, उसी से एनसीईआरटी की लाइन आ गई कि कोई भी लिविंग टिश्यू लेकर बच्चों अपन सबसे पहले उसका अगर एनालिसिस करना है, जैसे लीवर सेल या लीफ ले ली, तो कौन से एसिड में मिलाते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, वही CCl3COOH, फिर उसको पेस्टल मोर्टार पीस लेते हैं, वो स्लरी आती है जिसे फिर फिल्टर करते हैं, जो फिल्टर होके चला गया एसिड सोल्यूबल, फिल्टर नहीं हुआ एसिड इनसोल्यूबल, तो पहले आ गया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर, चलो क्लियर है तो फ्यूचर डॉक्टर। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज रॉन्गली मैच्ड विद इट्स मोनोमर, फिर से बायोमोलिक्यूल, कौन सा पॉलीसैकेराइड को मोनोमर के साथ गलत मिलाया गया, रॉन्गली है, अंडरलाइन कर लिया करो ना, क्या पूछ रहा है आपसे। ग्लाइकोजन ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन, कोई दिक्कत नहीं, सही है। एन एसिटिल ग्लूकोज, हाँ, काइटिन इज पॉलीमर ऑफ NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। इनुलिन मैनोज, ये लो बालकों, इनुलिन वही है जो GFR के मापन में काम आता है, एंड इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ना कि मैनोज। ये सिंगल पॉलीसैकेराइड है जो वाटर सॉल्यूबल भी होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एमिनो शुगर एंड अदर केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ठीक है, इसमें एमिनो शुगर होती है, ग्लूकोसेमाइन वगैरह, उसी से म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनता है। क्लियर है, तो इसमें आंसर अपना सी जो गलत मिलाया गया है। MTP 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं बच्चों। MTP को लीगलाइज करने वाली तो याद रख लियो 1971, और एक इसी चैप्टर में आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत पहला देश था जिसने अप्लाई किए थे, उसकी वो सन 1951, जबकि MTP 1971। अगला, एन एंजाइम कैटेलाइज ए रिएक्शन बाय एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये ग्राफ आपको ध्यान ही है, ये वाला ध्यान है ना, तो बच्चों ये लो, ये दोनों रिएक्शन बता रखी है। जब एंजाइम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं कौन, एंजाइम। तो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करके, डिक्रीज करके, कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो आयोडीज बच्चों एक तो आती है नॉन मेडिकेटेड, एक आती है कॉपर रिलीजिंग, एक आती है हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग में सीधा ही प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, LNG का नाम बार बार मैं बताता हूँ,
लेवोनोगेस्ट्रोल, जो बच्चों सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, संश्लेषी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ए मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी येलो फ्रूट बच्चों, द सिनकार्पस ओवेरी डेवलप इनटू ओनली द वन फ्रूट। वही आ गया ना कि भाई जो ये कार्पल होते हैं या पिस्टिल अपन इनको बोलते हैं ना, इनकी नंबर के बेस पे अपन बता देते हैं मोनो और मल्टी। अब इसमें भी वो अलग अलग टाइप, सिंपल फ्रूट जो सीधा इसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, तो मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी दोनों में ही, मल्टी में भी अपन कंसिडर कर लेते हैं कैसे, सिंपल फ्रूट एक से ही होता ना, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टिग्मेटा वगैरह, तो एक से सीधा ही बन जाए तो मोनोकार्पेलरी से जो बनता है वो उस फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट सिंपल फ्रूट। ये सिंपल फ्रूट होते हैं, फ्रूट में आप पढ़ते हो जो ओवेरी का मॉडिफिकेशन होता है। ये लो डायग्राम सीधा ही मिल जाएगा एनसीईआरटी में, क्या है, फ्री सेंट्रल है, प्लासेंटेशन कैसा दिख रहा है, फ्री सेंट्रेशन। देखो फ्री सेंट्रल का मतलब जिसमें बच्चों कोई सेप्टा, कोई पट्ट नहीं होता, उसको फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन बोलते हैं, कोई बीच में सेप्टा कुछ इनमें प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल ये तो याद रखने वाले हैं, प्रिमरोज एंड डाइएंथस, इसमें फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन विदाउट सेप्टा, जिसमें कहीं कोई पट्ट नहीं होता। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इन मोनोकोट मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, व्हीट में अपन गेहूं में बढ़ाते भी है, वो डायग्राम याद होगा, एम्ब्रियो ऊपर, एम्ब्रियो से एक एंडोस्पर्म जो आ गया ना, एंडोस्पर्म में तो मेनली बच्चों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसकी जो ये आउटर कवरिंग होती है, थिन आउटर कवरिंग, इसी लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो किसकी बनेगी, प्रोटीन की। तो अच्छा है क्वेश्चन, याद रखिए, एल्यूरोन ध्यान ही होगा, एल्यूरोन जो इस एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट कवरिंग, मोनोकोट्स व्हीट गेहूं वगैरह में होती है, प्रोटीन से बनी होती है, जबकि मेन जो एंडोस्पर्म है वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट। अकॉर्डिंग टू बर्गमैन्स रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट है, वो बर्गमैन्स, एलन्स रूल, ये वही जॉर्डन वाले बच्चों के कुछ 2-4 रूल है, वो इकोलॉजी में आप आते हैं, पढ़ते हो इसको, तो बर्गमैन रूल ये सारे वही है कोल्ड क्लाइमेट से कनेक्टेड, कि लार्जर बॉडी एंड शॉर्ट एक्सट्रीमाइटीज, ये हो जाएगा ना कि बॉडी शेप तो लार्ज, बट जो अपेंडेजेस होते हैं, एक्सट्रीमाइटीज जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं, उनकी साइज क्या होगी, छोटी। सब सरफेस एरिया को कम करना, सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस भी कम होगा। क्लियर? अपन ने समझ लिया कि मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट है, क्लियर होगी ना बात ये, कि भाई इन्होंने ही बोला था कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल बच्चों कोल्ड एरिया में सर्वाइव करते हैं, उनका बॉडी साइज लार्ज, बट जो एक्सट्रीमाइटीज है, अपेंडेजेस है, आउटर जो ऑर्गन्स अपन बता सकते हैं, वो बच्चों क्या होंगे, कंपैरेटिवली शॉर्ट, ताकि एरिया उनका क्या हो सके, कम हो सके। तो ये सारे अपन ने, पीछे भी एक क्वेश्चन आ गया था बर्गमैन्स वाला, एक अपन ने एलन्स रूल के बारे में डिस्कस किया, तो वो सब बच्चों मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट के रेफरेंस में दिए हुए हैं। क्लियर है? सब सरफेस एरिया के रेफरेंस में आप इनको याद रख सकते हो। चलें बच्चों आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर्स, अगला लो आपका, इफ ए सुपीरियर कंपटीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया, ये लो अपना क्वेश्चन कहां से, इकोलॉजी, is always an increased population of the otherwise exploited species above given phenomenon is according to, ये वो बता रखा है, एक एग्जाम्पल भी शायद अपने को दे रखा है, वो बार्निकल वाला, बार्निकल, हाँ, मेंबर ऑफ मोलस्क का बच्चों, बार्निकल कॉलोनल जो साइंटिस्ट था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था। इसकी 2 स्पीसीज एक बता रखी है बार्निकल में, एक बच्चों बैलेनस, एक कैथेमेलस, बैलेनस एंड कैथेमेलस। तो बच्चों जो बैलेनस वाली स्पीसीज है, ये तो सुपीरियर कॉम्पिटिटिव, और कैथेमेलस जो है वो इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब प्रीडोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है इस कैथेमेलस पे। तो जब बैलेनस बच्चों उस एरिया में सर्वाइव करती है, तो उसके कंपैरिजन कैथेमेलस की ग्रो नहीं हो पाती, मतलब ये कैथेमेलस के कंपेयर क्या है, सुपीरियर कंपिटिटर। तो जब ये रहेगा तो इसकी साइज इन द सेंस इसकी जो ग्रोथ रेट है वो इसके कंपैरेटिवली क्या रहेगी, कम।
अब क्या किया, अगर बच्चों अपन उस स्पेसिफिक एरिया में से बैलेनस को हटा दें, रिलीज कर दें, इसको वहां से हटा दिया, अब इस कैथेमेलस वाली स्पीसीज को कंपटीशन नहीं मिलेगा। अब जो बैलेनस इसको ग्रो नहीं करने दे रही थी, इसके एब्सेंस में कैथेमेलस की जो स्पीसीज है वो इजीली वहां क्या करेगी, ग्रो करेगी और अपने नंबर को वहां इंक्रीज करेगी। तो कहने का मीन, हमने जो सुपीरियर बच्चों कंपटीटर था उसको वहां से हटाया, रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो दूसरी जो इंफीरियर स्पीसीज थी उसने ऑटोमेटिकली क्या शो की, ग्रोथ शो की। बस तो यही है कि इफ ए सुपीरियर कंपटीटर, ये बैलेनस यहां क्या है, सुपीरियर कंपटीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द अदरवाइज एक्सप्लॉइटेड स्पीसीज, तो इसकी स्पीसीज की जो एरिया है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ेगी। तो इसको आप किस में इंक्लूड कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये बच्चों कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल हो गया, क्योंकि सुपीरियर कंपटीटर की एब्सेंस में इंफीरियर ने उस एरिया में अपनी क्या की, ग्रोथ की, पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाया। तो अपना आंसर इसमें क्या जाएगा बच्चों, सी, एग्जैक्ट आंसर सी गया। चलें आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, ये मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल के भी बच्चों हर साल आपको एक क्वेश्चन अपने इकोलॉजी से यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो एक टेबल जैसी सर अपने इसके लिए बनाते हैं, तो अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ सीधा सा आ गया, विच ट्रीटीज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो सीधा सा ही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और जो इफेक्टिव हुआ था 1989 में। तो इसका आंसर गया फर्स्ट। और एक वो क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी ध्यान रख लेना बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट के लिए, उनके लिए क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1995, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और इफेक्ट कब हुआ, 1989 से इफेक्टिव हुई, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस को कम कंट्रोल करने के रेफरेंस में। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रोफिकेशन का मीन बच्चों वही फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, तालाब वगैरह जो होते हैं उनमें बच्चों, अब जब सक्सेशन से कनेक्ट अपन कर ले तो सीधा सा ये बोले तो यूट्रोफिकेशन का मीन हो गया कि फ्रेश वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर लेक, पॉन्ड जो भी होते हैं एनरिच्ड विद न्यूट्रिशन, जब इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाए या पूरी तरह से न्यूट्रिएंट एनरिच्ड हो जाए, उसके लिए बच्चों एक वर्ड करते हैं अपन यूट्रोफिकेशन। तो सीधा सा ही आप बता सकते हो यूट्रोफिकेशन जो कनेक्ट होता है किसके रेफरेंस में, फ्रेश वाटर बॉडीज के रेफरेंस में, वो चाहे लेक हो चाहे पॉन्ड हो। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया। हाँ, एंगलमैन वाला वो एक्सपेरिमेंट बच्चों, परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। एंगलमैन ने वही जो वाइट लाइट है इसे प्रिज्म से पास किया, देन जो स्पेक्ट्रम आया अब उसमें चेक किया कि बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस है इन जनरल वो किसमें, ब्लू और रेड लाइट एरियाज में जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन कॉलोनी थी वो ब्लू और रेड लाइट एरिया में एक्यूमुलेट हो गई, वहां इकट्ठी हो गई ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि इस ब्लू रेड वाले एरिया में जो फोटोसिंथेसिस है बाकी लाइट के कंपेयर ज्यादा। तो ये एक्सपेरिमेंट जिस पे था वो ग्रीन एल्गी थी बच्चों, कौन सी, क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट एंगलमैन का, जिसमें व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो जो स्पेक्ट्रम बना उसमें चेक किया कि बैक्टीरिया जनरली कहाँ इकट्ठे एक्यूमुलेट हुए, ब्लू और रेड लाइट में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है। क्लियर। चलें अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इफ द लाइट इज मेड अनअवेलेबल देन द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक और क्वेश्चन कि अगर लाइट बच्चों, प्रकाश अनुपस्थित हो, उसकी उपलब्धता नहीं हो, तो फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस बच्चों, फोटो का मीन ही लाइट है, तो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो फूड फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वही फोटोसिंथेसिस है। अब लाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बच्चों देखियो दो ऑप्शन आपके सामने, विल इमीडिएटली स्टॉप,
लाइट अगर उपलब्धता नहीं रही प्रकाश की तो उसी समय फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा या विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? अच्छा क्वेश्चन है, उसी समय बंद होगा कि कुछ समय बाद? तो बच्चों इसमें ये है कि लाइट अगर अपन ने लाइट का कनेक्शन कट कर दिया, मान लो लाइट डायरेक्ट अब नहीं आ रही है, उसकी उपलब्धता आपने हटा दी, तो उसी समय फोटोसिंथेसिस बंद नहीं होगा। क्योंकि पहले जब रेगुलर फोटोसिंथेसिस हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बच्चों प्लांट ने उस फोटोसिंथेसिस के बाद या जो अपन बोलते हैं ना सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी एनएडी पहले स्टोर कर रखे थे। अब अगर लाइट नहीं है तो कुछ टाइम तक तो वही जो स्टोर्ड एनर्जी सोर्स है वो यूज होगा, यूटिलाइज होगा। तो कहने का मीन लाइट अगर उपलब्ध नहीं है तो फोटोसिंथेसिस उसी समय बंद नहीं होगा, कुछ टाइम चलेगा, फिर धीरे धीरे जो सोर्स प्लांट में स्टोर था वो हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इमीडिएट नहीं, विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। तो इसमें अपना आंसर क्या देंगे हम? सेकंड, ना कि फर्स्ट। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, रेस्पिरेशन करेक्टली आइडेंटिफाई द एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का बच्चों पता ही है, जिसको अपन 3 साइंटिस्ट एम्डेन, मेरोव, पार्नास पाथवे भी बोलते हैं, 1930 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इस ग्लाइकोलाइसिस के बच्चों 10 स्टेप अपन पढ़ते हैं। अब कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ कहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो जनरली ये एनर्जी यील्डिंग की बात कर रहा है, ऊर्जा लब्धि, ऊर्जा कहाँ बन रही है। तो मोस्टली इन 10 स्टेप में बच्चों 6th, 7th और जो 10वां स्टेप है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है एटीपी एनएडी के फॉर्म में। तो अपना 6th, 7 और 10, तो अपने को देखना है कि जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से किस ऑप्शन में, किस कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पहला 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनते टाइम, तो पीईपी जब बनता है बच्चों तब एनर्जी रिलीज नहीं होती। वो तो लास्ट स्टेप कौन सा? 10वां, जब फोस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, तब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है। दूसरा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पीजीएल और डीएचएपी, ये फोस्फोग्लिसराइल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, तब भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये तो आइसोमर वो हो गया ना। फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो बच्चों फ्रक्टोज से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तब एटीपी खर्च होंगे, ना कि रिलीज। लास्ट आपके पास आ गया फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बना? पायरुविक एसिड। ये जो लास्ट स्टेप होता है 10th स्टेप, यही बच्चों एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है। क्लियर? तो एम्डेन, मेरहोफ, पार्नास पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस जो चलता है साइटोसोल साइटोप्लाज्म में। और बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में कितने ऑक्सीजन काम आते हैं? 0 ऑक्सीजन तो काम ही नहीं आता ना। कितने CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? 0, ना O2 काम आएगा ना CO2 रिलीज होगा। ध्यान है ना ये चीज। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वही रेस्पिरेशन जिसमें आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज। एरोबिक की बात करूं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाया? CO2, वाटर और एटीपी। यही तो होता है। एनिमल प्लांट दोनों के रेफरेंस में बच्चों आप सेल के रेफरेंस में ले सकते हो। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ उसके रेफरेंस में सही करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड इज हीट, एनसीईआरटी में लाइन भी मिल जाएगी। ज्यादातर जो ऊर्जा है वो किस रूप में? हीट के फॉर्म में। अब बच्चों जैसे हम अपनी बात करें तो हम बोलते हैं ना कि ह्यूमंस वी आर होमोथर्मल, अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो कि ठंड हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सर्दियों में बच्चों ये होता है कि बाहर जैसे विंटर है, टेम्परेचर मान लो बाहर का 0 डिग्री के आसपास आ गया, फिर भी बॉडी में 37 है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बाहर जब कम है तो मान लो बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे अगर कम हो तो बच्चों बॉडी अपनी हीट रिलीज करती है हीट के फॉर्म में, और वो जो हीट है वही उस टेम्परेचर को वापस से क्या करेगी? मेंटेन। तो ज्यादातर जो एनर्जी लिबरेट होती है ना वो किस फॉर्म में होती है? ऊष्मा के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो इसका जो बेस्ट अपना ऑप्शन आंसर दे रहे हैं वो फर्स्ट हो गया। सेकंड भी देख लो, मोस्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। एडीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती। अब हालांकि वो जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है ना उनके फॉर्म में होती है, ना कि एडीपी। तो ज्यादा जो लिबरेट होगी इन जनरल अगर बात करें तो किस फॉर्म में? ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में। क्लियर? चले आगे। चलो तो
हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कोरिस्पॉन्ड टू मैक्सिमम ग्रोथ? मैक्सिमम ग्रोथ के रेफरेंस में इन जनरली अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चों कौन सा कर्व बताते हो? लॉजिस्टिक कर्व है, वही सिग्मोइड एस शेप लॉजिस्टिक कर्व आ गया, जिसकी 3 फेज अपन बताते हैं। सबसे पहले तो कौन सी बच्चों? लैग फेज, दूसरी लॉग फेज एक्सपोनेंशियल, और थर्ड ये कौन सी आ गई? स्टेशनरी फेज। तो ये वाला कर्व कौन सा हो जाएगा? लॉजिस्टिक कर्व है। बैक्टीरिया और में वो जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले अपन पढ़ते हैं, बट मैक्सिमम ग्रोथ के रेफरेंस में अगर नॉर्मली पूछे तो वो सिग्मोइड लॉजिस्टिक कर्व है, जिसमें लेग, लॉग और स्टेशनरी। लॉग को ये बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन्स आर सिंथेटिक? इनमें सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हैं? सिंथेटिक और नेचुरल। तो देखियो, ये तो सीधा सा ही पता अपने को, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, पहले दोनों ये तो बच्चों नेचुरल हुए। कौन से? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अगला NaA और 2,4-D, NaA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, 2,4-D दोनों के दोनों डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बोथ आर कैसे हुए? सिंथेटिक ऑक्सीजन, संश्लेषी ऑक्सीजन। और पहले दोनों कैसे? नेचुरल। तो ये 2 सिंथेटिक है और पहले 2 नेचुरल है। तो आपसे सिंथेटिक की बात करा तो आंसर 2 भी गया। क्लियर? चलें आगे। अगला क्वेश्चन माइक्रोब्स वाले चैप्टर से, विच वाइटामिन इज एडेड ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क? ये पूछा हुआ भी बच्चों नीट में, मिल्क कर्डलिंग। तो मिल्क से कर्ड के रेफरेंस में अगर आपसे एंजाइम पूछ ले तो आपका आंसर क्या जाता है? रेनिन, ये भी आया हुआ है। और वैसे बच्चों बैक्टीरिया की बात आए तो हम बताते हैं कौन सा? लैक्टोबैसिलस। वही लैक्टोबैसिलस मिल्क से कर्ड बनते टाइम कौन सा? साइनोकोबालेमीन, विटामिन B12, साइनोकोबालेमीन। अरे वही साइनोकोबालेमीन जिसमें कौन सा लिंकेज होता है? कोबाल्ट लिंकेज। वही B12 जो क्या प्रोडक्शन करता है बच्चों? RBC प्रोडक्शन। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो आरबीसी नहीं बनेगा। आरबीसी नहीं बनना बच्चों, एनीमिया। और कौन से वाला एनीमिया? इसको बोल दिया जाएगा परनीशियस, वर्ड याद रख सकते हो, एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। चले, ड्यूरिंग एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स, ये बायोटेक का बच्चों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 12th एनसीईआरटी का 11th चैप्टर। डीएनए पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो नेगेटिव चार्ज है तो एगारोजेल पे जब बच्चों डीएनए को डालेंगे तो किधर जाएगा? सिंपल सी बात है, एनोड की ओर जाएगा। एज इट नेगेटिवली चार्ज, तो पहला ही कर दें। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करेगा एनोड की ओर। वही इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, इसमें क्या यूज किया है? एगारोज को, वही पॉलीमर, सीवीड्स का पॉलीमर होता है ये। चलें, सीधा सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ए सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये लो जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सिंड्रोम जेनेटिक्स के लास्ट में आपको बता रखे हैं, डाउन सिंड्रोम दे रखा है, क्लाइनफेल्टर दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम बच्चों दे रखा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। देखो क्या पूछ रहा है, ए सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फरो टंग, फरो लाइनिंग टंग के बीच में, कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। ये लो पाम क्रीज आते ही दिमाग में आ गया डाउन सिंड्रोम। पाम क्रीज ऐसे बच्चों, पाम में क्रीज एक लाइन होती है हथेली में, पाम क्रीज उसको बोलते हैं। मेंटली रिटार्ड एंड शॉर्ट स्टेचर्ड विद ए स्मॉल राउंड हेड, सिर छोटा चपटा फ्लैट होता है। इट्स ड्यू टू द एनोमली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो बच्चों किसके रेफरेंस में बात हो रही है? डाउन सिंड्रोम। वही डाउन सिंड्रोम जिसको डिस्कवर किया था लैंगडम डाउन ने इन 1866। और इसमें कौन सा क्रोमोसोम? 21st। और 21st में क्या होगी? ट्राइजोमी। ट्राइजोमी बोले तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, 21+1। क्लियर है? 18th से तो कौन सा होता है? एडवर्ड। ध्यान है क्या? 18वें क्रोमोसोम की गड़बड़ी से बच्चों एडवर्ड,
13 की गड़बड़ी से पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ नाम है, फेल नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये भी जेनेटिक्स का ही है, वहां दो दे रखे हैं बच्चों आपको, मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की दो कैटेगरी दे रखी है, एक तो मेंडेलियन एक जेनेटिक, जेनेटिक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल बच्चों। क्रोमोसोमल में तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कौन से वाले, डाउन, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम। बाकी मेंडेलियन में आपको कई लिस्ट में नाम दे रखे हैं, लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखने, इसकी अपन ने एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लो बच्चों, इनमें कौन से हैं, सिकल सेल एनीमिया जीन म्यूटेशन वाले मेंडेलियन है बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम, एक्स में जीन होती है इसकी, थैलेसेमिया 11वें और 16वें क्रोमोसोम पे इसकी जीन प्रेजेंट है, फिनाइल कीटोन्यूरिया 12वें क्रोमोसोम पे इसकी जीन होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन बच्चों 7वें क्रोमोसोम पे, और हीमोफीलिया की भी एक्स पे। तो ये सारे जो डिसऑर्डर दे रखे हैं सारे के सारे मेंडेलियन होते हैं। अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर की, डाउन सिंड्रोम की, तो बच्चों ये क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, जबकि ये सारे के सारे मेंडेलियन रूल को फॉलो करने वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कौन से हुए, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढना है। टाइटली लिंक्ड जीन, लो फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। अब बच्चों रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग लिंकेज दोनों बताना अपने को टर्म। अब टाइटली लिंक्ड नाम ही दे दिया, तो अगर क्रोमोसोम पे बच्चों जीन अपने को पता है किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। अब बच्चों अगर जीन क्रोमोसोम पर पास पास उपस्थित है तो उन जीन को हम क्या बोल देंगे, लिंक्ड जीन, सहलग्न जीन। सह का मतलब साथ, तो जीन जितने क्रोमोसोम के पास होंगे लिंक्ड जीन, उतना ही उनका साथ रहना ज्यादा होगा, वही लिंकेज होती है बच्चों। तो जीन क्रोमोसोम पे जितने पास होंगे अगली जनरेशन में वो साथ साथ जाएंगे, इसी प्रोसेस को लिंकेज बोला था। जबकि क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जीन के बीच बच्चों डिस्टेंस होगी तो सेपरेटली अलग अलग जाएंगे, दैट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो जो नया कैरेक्टर है ना, जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से आती है, रिकॉम्बिनेशन। जबकि बच्चों पेरेंटल जनकों के जैसे जो कैरेक्टर है वो किसकी वजह से आते हैं, लिंकेज। तो छोटा सा याद रख लेना, बोलते ना इनहेरिटेंस वेरिएशन, हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, शकल मिलती है थोड़ी बहुत, बता देता है कि भाई ये छोरा उसका है, छोरी उसकी, पता चलता है ना, भाई बहन भी थोड़े बहुत मैच करते हैं। तो बच्चों वो सिमिलरिटी किसकी वजह से है, वो पेरेंटल कैरेक्टर अपने में आ रहे हैं पेरेंट्स से, वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ लिंकेज। जो जीन साथ साथ रहते हैं वो पेरेंट्स से भी अपने में साथ साथ आ गए, तो उनके कैरेक्टर वैसे ही रहे। और हम बोलते हैं क्या हम पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं, हूबहू उन जैसे होते हैं, नहीं, हम सेम टू सेम नहीं होते, हम में कुछ नए कैरेक्टर भी आते हैं। और बच्चों नए कैरेक्टर ही क्या कहलाती है, वेरिएशन। तो जो डिफरेंसेस है वो वेरिएशन है, और वेरिएशन का कारण कौन, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। तो नया कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन से, पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर लिंकेज से। अब ये भी ध्यान रख लेना, बता रहा हूं लिंकेज की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा, लिंकेज हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं या उससे कम ही रहता है। क्लियर। तो ये बोला टाइटली लिंक्ड जीन, करेक्ट ढूंढना आपको, टाइटली लिंक्ड जीन जो बिल्कुल पास पास जीन है, शो हायर रिकॉम्बिनेशन। तो टाइटली लिंक्ड जीन है तो बच्चों रिकॉम्बिनेशन दिखाएगी कि लिंकेज दिखाएगी, लिंकेज दिखाएगी। जितनी पास होगी उसमें संलग्नता ज्यादा होगी, तो गलत हो गया। जीन फॉर अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, दूर दूर है, अलग अलग है, तो रिकॉम्बिनेशन कम थोड़ी होगा बच्चों, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर तो बढ़ेगा, ये भी गलत हुआ। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक्ड वन, कि घनिष्ठता से जुड़ी हुई जीन और लूजली ढीली जुड़ी हुई जीन, मतलब पास वाली जीन और दूर वाली जीन दोनों में एक समान रिकॉम्बिनेशन होता है, गलत।
आस वाली जीन में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, दूर वाली में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। सही है बच्चों, टाइटली लिंक्ड जीन में रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कम होगा, जबकि लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अरे वही मॉर्गन वाला एक्सपेरिमेंट, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करके इन चीजों को एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? चलें आगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which set of cells in our body exhibit amoeboid movement? अपने शरीर की कौन सी कोशिकाएं बच्चों अमीबीय गति दर्शाती है? अमीबोइड मूवमेंट का मतलब विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, कूटपाद के द्वारा जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? अमीबोइड। तो देख लो, लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अमीबोइड मूवमेंट मोस्टली डब्ल्यूबीसी दिखाती है ना। डब्ल्यूबीसी में भी जनरली मैक्रोफेज, मोनोसाइट, जिनका काम भक्षकाणु का होता है, वही सेल्स बच्चों क्या शो करती है? अमीबोइड मूवमेंट। तो आरबीसी है गलत, आरबीसी गलत। तीसरा देखो मैक्रोफेज बट नॉट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कौन होती है? डब्ल्यूबीसी तो होती है, तो शो ही करेगी ना, बट नोट की वजह से गलत हो गया। ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज। मोनोसाइट का जो एनलार्ज फॉर्म है बच्चों वही मैक्रोफेज कहलाता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या गया? फोर्थ डी। नेक्स्ट प्लांट एम्ब्रियो का क्वेश्चन। फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक इज शोन इन द डायग्राम। पी एंड क्यू आर रिजल्ट ऑफ। पी एंड क्यू, पी बच्चों ये रहा, ये पी है, ये वाला क्यू है। तो कल भी अपन एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ये पी क्यू वाला ये बता दिया, मान लो ये, तो यहाँ क्यू वाला वर्ड यूज कर लिया, ये पी। तो वही जब प्लांट में बच्चों पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट जब यहाँ फ्यूज होगा तो ये वाला तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और जाइगोट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए? सिनगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिन का मतलब भी फ्यूज, गेमी का मतलब गैमेट्स। तो मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, तो वो तो टर्म क्या आ गया? सिनगेमी। देन दूसरा बच्चों जो मेल गैमेट है वो इन जो पोलर न्यूक्लियाई है वहां से फ्यूज करेगा, तो 2 और 1 मेल गैमेट 3। ये जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है 3n वाली ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, वो बच्चों क्या बना देगी? एंडोस्पर्म। तो ये इसको हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंजियोस्पर्म में बताते भी है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन। और वैसे भी इंपॉर्टेंट है 3n इज एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लोइडी। और पॉलीप्लोइडी के लिए बताते हैं कि जनरली वो प्लांट्स में मिलती है, एनिमल में ऐसे केस देखे नहीं जाते। अगर होते हैं तो बच्चों एक्सेप्शनली रेयरली होते हैं पॉलीप्लोइडी जो जनरली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। तो ये 3n पॉलीप्लोइड है, क्योंकि n को तो आप हैप्लोइड बोलते हो, 2n को डिप्लोइड बोलते हैं, और 2n से ज्यादा जो भी होगा वो पॉलीप्लोइड होगा। तो ये P जाइगोट वाला बनना सिनगेमी, और यहाँ एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो क्या? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कहां है? रेस्पेक्टिवली पूछा ना क्रम से P और Q। तो देखियो पहला डबल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, ये दिख रहा है पहला सिनगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो इसमें आंसर हम कौन सा कर देंगे? डी। क्लियर? चलें आगे। ये लो मूवमेंट लोकोमोशन का बच्चों अगला क्वेश्चन। Which of the following is a fibrous joint? और ध्यान रखनी है मूवमेंट लोकोमोशन से बच्चों बहुत बार जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, संधियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जॉइंट बोन्स के बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में होते हैं बच्चों, जॉइंट होते हैं। फाइब्रस, फाइब्रस कौन सा हुआ? 3 जॉइंट मेनली हम पढ़ते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस तो बच्चों वो हो गए जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, वो टाइट फाइबर से जुड़े रहते हैं। कार्टिलेजिनस में थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट होती है, और साइनोवियल में बच्चों प्रॉपर मूवमेंट होती है, जिसके एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट आता है, हिंज जॉइंट आता है, पाइवट जॉइंट आता है, शेडल जॉइंट आता है, वो वहां सारे आ जाते हैं। तो फाइब्रस, फाइब्रस का मीनिंग कौन सा जॉइंट है? ये इमूवेबल, अचल संधि। इसी को बच्चों एक और वर्ड दे सकते हो आप, सिन आर्थ्रोसिस, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। सिन का मतलब जोड़, टाइट,
आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, टाइट जॉइंट को बोलते हैं अपन सिन आर्थ्रोसिस, इमूवेबल। तो शेडल जॉइंट तो इज एग्जांपल ऑफ साइनोवियल, शेडल अंगूठे वाला, कार्पल एंड मेटाकार्पल ये शेडल जॉइंट है बच्चों, ये तो मूवेबल है। सूचर जॉइंट, सूचर आपकी जो स्कल की फ्लेट बोन है वो सूचर बिल्कुल टाइट जुड़ी रहती है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बिल्कुल टाइट, उनमें कभी मूवमेंट नहीं होती। ये फ्लेट बोन ऑफ स्कल, तो स्कल की जो फ्लेट बोन है, चपटी अस्थियां है वो सूचर, ये फाइब्रस है बच्चों, इनमें जॉइंट मूवमेंट नहीं होती। बॉल एंड सॉकेट, ये तो साइनोवियल आ गया, शोल्डर वाला बॉल एंड सॉकेट। ह्यूमरस का हेड और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ये फीमर का हेड और एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, वो ये हो गए। हिंज जॉइंट, ये भी साइनोवियल है, एल्बो हिंज, नी वाला, नी का ध्यान रख लेना, लार्जेस्ट हिंज जॉइंट होता है आपका घुटने वाला। तो इसमें आंसर आ गया सेकंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड बाय लीफ एंड बल्बिल्स रेस्पेक्टिवली। लीफ बल्बिल बच्चों, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड आती है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिन स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जो स्ट्रक्चर इसमें पार्टिसिपेट करती है उनको बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वो अलग अलग है बच्चों प्लांट का, या इनका कौन सा पार्ट उसमें यूज होता है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में वो राइजोम हो सकता है, इसमें वो आइज हो सकती है जिसको अपन बड बोलते हैं, पोटैटो आलू में वो बच्चों बुलबिल्स हो सकते हैं। अलग अलग पार्ट से ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब लीफ में बच्चों, तो लीफ में बताते हैं कि जो लीफ होती है, लीफ से ये जो स्ट्रक्चर निकलती है बड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे फिर नया प्लांट वो वहां से रिजनरेट हो सकता है बच्चों, फॉर्म हो सकता है। तो ये तो इसका एग्जांपल याद रखने वाली बात है, लीफ से जो प्रोपेग्यूल्स बनते हैं वो तो किसमें, ब्रायोफाइलम में। और दूसरा बुलबिल्स हो गए जो फाइनली सेपरेट हो गए, भी बड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यू प्लांट को फॉर्म कर देगी। इस बुलबिल्स का एग्जाम्पल आता है एगेव, जिसको अपन सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लोवरिंग 100 साल के बाद होती है। क्लियर। तो ब्रायोफाइलम एंड एगेव। अगला क्वेश्चन बच्चों 85 नंबर, आइडेंटिफाई द ग्लैंड इन विच टू लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उस ग्रंथि की पहचान करो जिसकी दोनों पालियां संयोजी ऊतक एक पतली संरचना द्वारा जुड़ी रहती है। बोलो, दो लोब तो वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होती है, लेकिन बच्चों वैसे वो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट नहीं होती। ध्यान करो, हाँ, आपके गले में लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में बच्चों दो लोब होती है, ये थायराइड की दो लोब है, और दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर आती है जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। ध्यान आया, कनेक्ट जोड़ने का काम है तो कनेक्टिव टिश्यू। इस्थमस ये खुद बच्चों नॉन ग्लैंडुलर होता है। नॉन ग्लैंडुलर का मीन हुआ इस्थमस से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, अग्रंथिल होता है। हार्मोन तो इन थायराइड की लोब से रिलीज होता है, और थायराइड की लोब में एक वो धंसी भी कौन आ जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड। और इस्थमस जो बच्चों वर्ड है इसके अलावा भी कहीं और यूज होता है। सोचो, भेजे को दौड़ाओ तो आंसर एक दिमाग में आएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ठीक, क्लियर। तो दो लोब जो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड, वही थायराइड ग्लैंड जो बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द ओड वन अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से कनेक्टेड बच्चों ओड वन विषम का चयन करो जो उससे कनेक्टेड नहीं हो। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में तो आता ना, पॉइंट में अपन ने बोला था एक तो जीन म्यूटेशन बच्चों, एक क्रोमोसोमल छोटे लेवल पे होता है पॉइंट म्यूटेशन। इसमें भी दो आए थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन जिसमें नाइट्रोजनस बेस की जगह चेंज कर देते हो, प्रतिस्थापन। एक आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन में भी दो आते हैं बच्चों, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ध्यान है, ट्रांजिशन प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन, और ट्रांसवर्जन में प्यूरिन की जगह पाइरिमिडीन। तो सिकल सेल में क्या होता है, GAG
एडिनिन, एडिनिन की जगह कौन आ जाएगा, GTG, थाइमिन आ गया। हाँ, अब जब इससे, ये तो डीएनए है, डीएनए से बच्चों जब आरएनए बनेगा तो इसके सामने वाला तो CTC से बनाओगे तो फिर से GAG, जो ग्लूटामिक एसिड हो गया, इसके सामने वाला CAC, इससे जो आरएनए बनेगा वो GUG, जो वैलिन को रिप्रेजेंट करता है। तो एडिनिन की जगह कौन आया, थाइमिन आया डीएनए में। यहाँ एडिनिन की जगह यूरेसिल है, चेंज तो पहले ही हो गया ना। तो प्यूरिन की जगह बच्चों पायरिमिडीन आना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्जन, अनुपथन, और वो क्या है, ए टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो सही है पहला स्टेटमेंट। तो ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, क्लियर। ग्लूटामिक की जगह कौन आ गया, वैलिन आ गया। ग्लूटामिक जो कैसा है, ग्लूटामिक एसिडिक एमिनो एसिड, बच्चों ऐसे भी पूछ लिया था एक बार, ग्लूटामिक एसिडिक होता है। जो टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं ना, इसमें ग्लूटामिक एस्पार्टिक तो एसिडिक है, 3 बेसिक होते हैं, बाकी सारे न्यूट्रल होते हैं। तो ग्लूटामिक बदल रहा है वैलिन में। वैलिन कैसा है, न्यूट्रल है बच्चों, न्यूट्रल उदासीन एमिनो एसिड। तो ये लाइन ऐसे भी आ सकती है कि सिकल सेल में एसिडिक एमिनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रल में। सही बात है, ग्लूटामेट कन्वर्ट इनटू वैलिन, सही है। तीसरा, चेंज अकर इन सिंगल बेस पेयर इन जीन फॉर ग्लोबुलिन चेन, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसकी बीटा चेन का 6th एमिनो एसिड ये चेंज होता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। एलोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये पॉइंट म्यूटेशन है। एलोसोमल बोले तो क्रोमोसोम की 2 कैटेगरी, ऑटोसोम और एलोसोम। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X और Y, जबकि सिकल सेल की जीन मिलती है 11th क्रोमोसोम पे, और 11th क्या है, ऑटोसोम। तो एलोसोम की वजह से गलत हो गया, ये 4th आंसर गया। क्लियर है क्या रे? चलो फिर क्वेश्चन 87 एंडिंग पे आ गए बच्चों। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, कहाँ नाम पढ़ा था ये, जोना ग्लोमेरुलोसा कहाँ पढ़ा था, हाँ एड्रिनल, अरे कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो तो सोच लेना आप ही। अब एड्रिनल ग्लैंड की भी 2 पार्ट है, आउटर तो बच्चों कॉर्टेक्स हो गया, इनर पार्ट कौन सा हो गया, मेडुला। इनर मेडुला होता है, कोर्टेक्स हमेशा आउटर है। इस कोर्टेक्स के भी 3 पार्ट आते हैं, जिसे हम याद रख सकते हैं GFR के द्वारा। GFR, यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है, यहाँ GFR से आप पार्ट याद रख लो। सबसे आउटर जो होता है वो G से ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला F से फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाला बच्चों रेटिकुलेरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, ये पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड के भी, किस भाग के, कॉर्टेक्स के। तो पहला ही दिख रहा है आपको एड्रिनल ग्लैंड, तो आंसर गया ए। इनके हार्मोन भी ध्यान रख लेना, ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन, फैसिकुलेटा से कॉर्टिसोल, और इससे सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं रेटिकुलेरिस से। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 जेनेटिक्स से दिख रहा है हमें। इन गार्डन पी स्टार सिंथेसाइज रेगुलेटेड बाय बी एंड स्मॉल बी एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप प्रोड्यूस। तो ये बच्चों एनसीईआरटी का पैरा ही है, वो स्टार्स ब्रांचिंग एंजाइम से कनेक्टेड है कि अपने पास 3 जीनोटाइप दे दिए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। जीन और एलील में पता ही आपको, ये पूरा एक जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी स्मॉल बी ये उस जीन के 2 एलील हो गए, अल्टरनेट फॉर्म बोलते हैं ना जीन के। तो कैपिटल बी है तो बच्चों डोमिनेंट एलील है, स्मॉल बी है तो वो रिसेसिव एलील है। तो जैसा कि हम डोमिनेंस में पढ़ते भी हैं कि F1 जनरेशन में बच्चों जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, प्लांट हुआ टॉल, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट एलील, रिसेसिव पर क्या है, डोमिनेंट है, तो वही एक्सप्रेस होगा, दैट्स कॉल्ड डोमिनेंस। यहां देखियो, जब कैपिटल बी दोनों एलील डोमिनेंट है, कैपिटल बी, तब बच्चों जो स्टार्च ग्रेन है, स्टार्च के जो कण है उनकी साइज लार्ज होती है। स्टार्च के ग्रेन है ब्रांचिंग एंजाइम से, वो स्टार्च ग्रेन की साइज लार्ज होगी क्योंकि दोनों यहाँ एलील डोमिनेंट है, उसको सिंथेसाइज करेंगे। और जो बीज है, बीज की जो शेप है वो इन्हीं स्टार्च ग्रेन की साइज पे बच्चों डिपेंड करती है। तो अगर स्टार्च ग्रेन की साइज लार्ज है तो यहाँ सीड होगा राउंड और लार्ज, मटर का बीज गोल होगा, बड़ा होगा। अब कैपिटल बी स्मॉल बी, या पहले इसको बता देते हैं, दोनों स्मॉल बी है बच्चों,
दोनों एलील रिसेसिव है तो स्टार्च ग्रेन की जो साइज है वो क्या होगी, स्मॉल होगी, छोटे, क्योंकि दोनों यहाँ रिसेसिव एलील आ गया। तो जो सीड होगा वो गोल की बजाय कैसा बनेगा, रिंकल, झुर्रीदार, रिसेसिव फीचर। अब आओ बीच वाली कैटेगरी, तो डोमिनेंट है तो लार्ज राउंड हो गया, यहाँ वो रिंकल हो गया, झुर्रीदार हो गया। अब बच्चों कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक एलील डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तो कंप्लीट डोमिनेंस तो ये बोलती है ना कि केवल एक्सप्रेस कौन होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, रिसेसिव का कोई रोल नहीं। लेकिन यहां देखना कैपिटल बी स्मॉल बी के टाइम जो स्टार्च ग्रेन की साइज है वो इसके बीच वाली साइज होती है, दोनों के बीच वाली साइज के। तो स्टार्च ग्रेन की साइज यहां इंटरमीडिएट होगी, मध्यवर्ती होती है, तो दोनों के बीच का कैरेक्टर आ रहा है। तो बच्चों कौन सी डोमिनेंस बता सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभावितता, जिसका एक और एग्जांपल आता है, हाँ, मिराबिलिस जालापा, स्नेप ड्रैगन वाला, वही रेड और व्हाइट फ्लावर, F1 में आगे थे पिंक फ्लावर। क्लियर, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो दोनों के बीच का कैरेक्टर ये लो। तो क्या पूछ रहा है, इन गार्डन बी कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज साइज के राउंड सीड, सीड तो राउंड होंगे लेकिन साइज लार्ज नहीं होगी बच्चों, इंटरमीडिएट होगी ना, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट साइज के राउंड सीड, मध्यवर्ती आकार वाले गोल बीज। क्लियर, अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ध्यान रख लियो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कर रहा है देखो 89, Which of the following टिश्यू का क्वेश्चन आ गया, is possessed by a blue whale which lies beneath the skin and help during hibernation। ब्लू व्हेल, एलिफेंट, हाथी, इन सब में बच्चों ये जो थिकनेस है, मोटापा है, ये किसकी वजह से, तो मोटापा वर्ड आते ही हम कौन सा टिश्यू बताते हैं, एडिपोज, जहां क्या डिपोजिट होती है, फैट। वैसे बच्चों ब्लू व्हेल में उस एडिपोज टिश्यू के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन ब्लबर, तीमी वसा, जो फैट की मोटी लेयर होती है ना, फैट की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है ब्लू व्हेल में है, ब्लू व्हेल बैलेनोप्टेरा। बी से बताता हूं मैं आपको, बी से ब्लू व्हेल, बी से ब्लबर, बी से इसका साइंटिफिक नेम क्या आ गया, बैलेनोप्टेरा। बी से अर्थ पे सबसे क्या है, बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। बी से इसके टिथ लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोल देंगे, बैलीन। ये सारे जो टर्म है वो ब्लू व्हेल से कनेक्टेड है। ब्लू व्हेल, इसमें फैट का लेयर ब्लबर, बैलेनोप्टेरा, बिगेस्ट और बैलीन। वो टिश्यू कौन सा है, फैट डिपोजिट टिश्यू को हम बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वैसे वो टाइप बच्चों इसी का एरियोलर का ही टाइप होता है, एरियोलर का ही मॉडिफाइड होता है, बस उसमें कौन सी सेल आ जाती है, एडिपोसाइट, जो फैट को क्या करती है, डिपोजिट। अपने में भी स्किन के नीचे होता है, वही एडिपोज। क्लियर है, चलें आगे। चलो फिर देर किस बात की, ये आपका लास्ट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के रेफरेंस में गलत कथन, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जो न्यूक्लियोलस होता है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। इट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, सही है, झिल्ली रहित होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज एक्टिव साइट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, ये एमआरएनए सिंथेसिस की एक्टिव साइट है, एमआरएनए बनता गया इसमें। अब देख लो न्यूक्लियोलस बच्चों, हम मोल बायो में भी बताते हैं, न्यूक्लियोलस में एक्टिव सिंथेसिस ऑफ कौन होगा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की एक्टिव साइट है, वही जो राइबोसोम को फॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियोलस आरएनए, ना कि एमआरएनए। These may be more than one in cells which are involved in active protein synthesis, सही बात है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आरएनए आगे क्या बना रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम का रोल बच्चों किसमें, प्रोटीन सिंथेसाइज में। फाउंड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। अरे वही न्यूक्लियोलस जिसे डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन, फोंटाना, ये आ गया। ये अपने आज हमने बच्चों डिस्कस किया एनटीए का 65 नंबर का पेपर, जिसमें अपन ने कंप्लीट बायोलॉजी का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया। और बच्चों यही मेरा एफर्ट था कि लगभग हर
हर आए हुए क्वेश्चन का कंसेप्ट अपने क्लियर हो। और नेक्स्ट बच्चों कोशिश, अब एनटीए में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि मैं बता रहा था ना टेक्निकली इसमें थोड़े से ज़्यादा अपने को इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर 2-4 दिन में बच्चों मैं आपको एनटीए का एक पेपर सोल्व करा दूँ। पैरेलल में अपना जो नीट AIPMT के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी चल रहे हैं, जो मैंने आपको 2014 तक करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट बच्चों में 2013 का पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अब साथ में एनटीए के जो अच्छे पेपर होंगे ना, एग्जाम ओरिएंटेड, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन वाले, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो यूं ही बने रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ। मिलते हैं बच्चों अगले पेपर सॉल्यूशन में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।